तो गाइस मुझे कुछ बहुत ज्यादा ही डिमांड आ रही थी वायरल हिट को एक्सप्लेन करने की। इस चीज के लिए काफी सारे लोगों के मुझे पर्सनल मैसेज भी आए और काफी सारी वीडियोस में कमेंट्स भी आए हैं। वैसे भी पीटीजे की सारी मेन मानवाज में से अब मेरे लिए सिर्फ वायरल हिट ही रह गई थी एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए अब इसको भी शुरू करने का वक्त आ चुका है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दो यूट्यूबर्स को या फिर कहें न्यू ट्यूबर्स को, जिनमें से एक होता है पैको जिसके 7 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं और दूसरी होती है रूमी जो एक नई यूट्यूबर होती है और ये ब्यूटी टिप्स शेयर करती है सबके साथ। लेकिन मजेदार बात तो ये होती है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम हॉबिन है वो इन लोगों का बस एक मॉडल बन के रह चुका होता है। इसके मुंह पे काफी सारा मेकअप पोत दिया गया होता है और रूमी अब इसको दिखा के ब्यूटी टिप्स शेयर करने वाली है कि मेकअप कैसे करा जाता है। हॉबिन का दिमाग खराब हो रहा होता है, एक तो साला मेरे मुंह पे मेकअप पोत दिया, ऊपर से ये लाइव स्ट्रीम से जो पैसे कमाएंगे उससे मुझे कुछ नहीं देंगे। ऊपर से पैको हॉबिन को बोल रहा होता है सारे व्यूअर्स को स्माइल दे और हाय बोल। मतलब यहाँ पे भी हमें दुनिया की रियलिटी बताई गई है कि कमजोर को हमेशा सताया जाता है। इसके बाद हॉबिन वॉशरूम जाता है, अपना मुंह धोता है जो कि बहुत ही मुश्किल से धो पाता है और बस खुद को कोस रहा होता है कि हर कोई पैसे कमा रहा है कोई ना कोई जुगाड़ लगा के, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे सर पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। और सच बताऊं दुनिया में काफी सारे लोग इस बात से खुद को रिलेट कर सकते हैं। खैर हॉबिन जैसे ही क्लासरूम में वापस आता है मुंह धो के, तो पैको का जो कैमरामैन होता है जिसका नाम स्नैपर होता है वो हॉबिन को गिरा के उसके ऊपर लाते ही लाते बजा देता है, क्योंकि जब वो हॉबिन को शूट कर रहा था तो उसने कहा था स्माइल करने के लिए और हॉबिन ने ठीक से स्माइल नहीं करी थी। लेकिन मार खाते हुए हॉबिन को भी ये बात अच्छी तरीके से पता है कि स्नैपर एक नंबर का झंड इंसान है। वो जानबूझ के पैको का कैमरामैन बना ताकि पैको की अकड़ में उछल सके। असल में स्नैपर एक बहुत ज्यादा डरपोक इंसान है। इतने में ही हॉबिन पैको और रूमी को बात करते हुए सुनता है कि अभी अभी उन्होंने जो लाइव स्ट्रीम करी थी उससे टोटल उन्होंने 30,000 येन कमा लिए हैं। ये सुन के हॉबिन के तो तोते उड़ते ही हैं, साथ में स्नैपर भी हैरान होता है और हॉबिन और स्नैपर खुद से यही बोल रहे होते हैं लगता है मुझे भी अब लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट करना होगा। इसलिए स्नैपर पैको से बोलता है मुझे भी अपना चैनल बनाना है, लेकिन चैनल बनाने के लिए स्नैपर के पास खुद का अकाउंट नहीं होता और ना ही पासबुक। इसलिए स्नैपर के दिमाग में आइडिया आता है क्यों ना वो हॉबिन की माँ का इस्तेमाल कर ले अकाउंट। और आपको बता दूं हॉबिन की मदर इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है और स्नैपर हॉबिन की मदर का अकाउंट हॉबिन से इस तरह से मांगता है, मतलब ऐसे बोल के कि तेरी माँ अब तक जिंदा है क्या, मरी नहीं। साथ में पैको भी पीछे से मस्ती लेता है, मतलब ये लोग खूब मजाक उड़ाते हैं और हॉबिन को इनके ऊपर गुस्सा तो आ रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए चुपचाप से अपनी माँ का और अपना अपमान सह के यहाँ से निकल लेता है सीधा हॉस्पिटल जहाँ पे उसकी मदर एडमिट होती है। हॉबिन हंस के अपनी मदर से बातचीत करता है, लेकिन उसकी मदर को भी पता है कि उसका बेटा काफी ज्यादा दिक्कतों से गुजर रहा है क्योंकि उसको हॉस्पिटल के खर्चों का भी अरेंज करना है। इसलिए हॉबिन की मदर खुद को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने की बात करती है, लेकिन हॉबिन कहता है नहीं मैं देख लूंगा। इसके बाद वो अपनी मदर के कुछ बिल्स पे करने जाता है रिसेप्शन में और बिल आया होता है 30,000 येन का। और हॉबिन के लिए दुख वाली बात तो ये है कि जो वो पार्ट टाइम जॉब करता है स्कूल के बाद, वहाँ से भी वो मेहनत करके एक दिन में सिर्फ 5,000 येन कमा सकता है और पैको ने सिर्फ लंच टाइम में ही 30,000 येन कमा लिए थे। मतलब लौंडे की जिंदगी में फुल ऑन डिमोटिवेशन चल रहा होता है और ऐसी घड़ी में उसकी जिंदगी में उसकी खुशी की सिर्फ एक ही वजह होती है जो है उसके साथ रेस्टोरेंट में काम करने वाली बोमी। बोमी एक काफी ज्यादा सुंदर लड़की होती है जो कि अपनी सुंदरता की वजह से हमेशा हाईलाइट में रहती है और अपना हॉबिन उससे सिर्फ बात करके ही खुश हो जाता है। इतने में ही इनके रेस्टोरेंट में आता है हरामखोर पैको जो कि अभी ऑब्वियसली लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और अपनी सारी ऑडियंस को बोमी को दिखाते हुए कहता है कि इस सुंदर सी लड़की के साथ हमने आज एक चैलेंज रखा है, अगर इसने 30 सेकंड के अंदर एक स्पेशल बर्गर बना दिया तो ये जीत जाएगी और अगर नहीं बना पाई तो इसको अपना मोबाइल नंबर मुझे देना पड़ेगा। ये बात सुन के हॉबिन तो पूरी तरीके से किलस चुका होता है और उसके लिए और बोमी के लिए यहाँ पे माहौल काफी ज्यादा टेंशन भरा हो चुका होता है। बोमी को उस हरामजादे से बचाने के लिए हॉबिन खुद 30 सेकंड से भी कम समय में वो स्पेशल बर्गर बना के सामने टेबल में रख देता है, जो देख के पैको का तो खेल खराब हो चुका होता है, लेकिन बोमी को अच्छा लगता है कि इसने मेरी मदद करी। इसके बाद हो जाती है रात और हम देखते हैं हॉबिन के घर का सीन जहाँ पे स्नैपर हॉबिन के कंप्यूटर के आगे बैठ के लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है और पैसे कमा रहा होता है और हॉबिन का दोबारा से दिमाग खराब हो रहा होता है कि ये मेरे ही कंप्यूटर में लाइव स्ट्रीम कर रहा है, मेरे ही घर में, और मेरी ही मदर का अकाउंट और पासबुक यूज करके ये पैसे उस पे लेगा। हॉबिन का दिमाग तो बहुत ज्यादा खराब हो रहा होता है, लेकिन उसने आज तक कभी किसी को उल्टा जवाब दिया ही नहीं। वो बस अपना खाना गर्म करता है और उसको लेके एक कोने में बैठने जा रहा होता है आराम से खाने के लिए, लेकिन जब वो जा रहा होता है उसके पैर के आगे एक तार आ जाती है जिस वजह से उसे अड़ंगी लग जाती है। वो सीधा आगे जाके गिरता है स्नैपर की तरफ और उसके हाथ में जो खाना होता है सीधा स्नैपर के मुंह पे, और जो तार हॉबिन के पैर से खींची थी उससे इन दोनों को लगा था कि कंप्यूटर बंद हो चुका है और ऑब्वियसली क्योंकि स्नैपर के ऊपर खाना गिरा है तो उसका दिमाग खराब हो चुका होता है और इन दोनों के ही यहाँ पे पंगे स्टार्ट हो चुके होते हैं। वैसे तो इन दोनों को ही लड़ना नहीं आता, लेकिन एक दूसरे के हिसाब से ये एक दूसरे के काफी अच्छे अपोनेंट हैं। इन दोनों की फाइट बहुत बढ़िया चलती है। हॉबिन किमिची उठा उठा के इसके मुंह पे मारता है, बदले में स्नैपर भी हॉबिन को मारता है और दोनों एक दूसरे का कुत्ता बना के अपने अपने घर जाके सो जाते हैं।
बेचारे हॉबिन के पास तो खुद की मरम पट्टी करवाने तक के पैसे नहीं होते और हॉबिन की आंख जैसे ही सुबह खुलती है तो उसको कॉल आता है स्नैपर का, जो कि उसको रोते और चिल्लाते हुए कहता है साले जो तूने वीडियो अपलोड करी है इंटरनेट में उसको डिलीट कर। यानी कि जब ये दोनों रात को लड़ रहे थे तो उस वक्त कंप्यूटर बंद नहीं हुआ था, सिर्फ डिस्प्ले ऑफ हुई थी और इनकी पूरी फाइट कंप्यूटर के आगे जो कैमरा लगा था उसमें रिकॉर्ड होकर ऑटोमेटिकली अपलोड हो गई थी। हॉबिन को भी समझ नहीं आता कि साला इतना बड़ा बवंडर आखिर हो कैसे गया, इसलिए वो जल्दी से जल्दी उस वीडियो को डिलीट करने की सोच रहा होता है। लेकिन उसे अचानक से रियलाइज होता है वो जो वीडियो है उसमें काफी ज्यादा बढ़िया व्यू आ रहे हैं और उससे वो काफी बढ़िया पैसे कमा सकता है। हॉबिन और स्नैपर की वो वीडियो एक तरीके से वायरल हो चुकी होती है जिससे वो लगभग 10 लाख येन कमा सकता है। साथ ही में स्नैपर की इज्जत का समाज में भाजीपाला हो चुका होता है। अगले दिन जब स्नैपर स्कूल आता है तो अपनी इज्जत को वापस से पाने के लिए वो क्लास के एक पढ़ाकू चश्मिश के रैप्टा मारता है उसके ऊपर दबदबा दिखाने के लिए। लेकिन चश्मिश ने भी देख लिया था पिछली रात की वीडियो में इसने बहुत ज्यादा मार खाई थी, इसलिए कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है और चश्मिश स्नैपर को जमीन में गिरा के उसके घुसंडी घुसंड पेल देता है बहुत ही बुरी तरीके से। यानी कि स्नैपर का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। पूरे समाज में स्नैपर की थू थू हो चुकी होती है। और दूसरे सीन में हॉबिन जो अपनी मदर का हॉस्पिटल बिल भर रहा होता है वो ये सुन के हैरान हो जाता है कि इस हफ्ते का बिल आया है 1,20,000 येन। वैसे तो ये सुन के हॉबिन की फटके 4 हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हॉबिन खुशी खुशी चुपचाप से सारे पैसे दे देता है क्योंकि उसको पता होता है जो उसकी वीडियो वायरल गई है उससे 10 लाख येन आने वाले हैं। लेकिन स्नैपर की हालत बहुत खराब होती है। वो रोता हुआ हॉबिन के पास आता है और उसे कहता है कि साले आधे पैसे मुझे दे, उस वीडियो में मैं भी था। और इसी बात में इन दोनों नमूनों के पंगे शुरू हो जाते हैं। ये रोड में ही लड़ने लगते हैं एक दूसरे से पागलों की तरह। और ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इन दोनों को ही लड़ना नहीं आता। लेकिन फिर भी जो ये पागलों की तरह लड़ रहे होते हैं जब ये पूरा हो जाता है तो स्नैपर हॉबिन को इस फाइट की वीडियो दिखाता है। दरअसल स्नैपर ने चुपके से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था, यानी कि उसने एक जगह पे अपना मोबाइल रखा होगा छुपा के। और अभी हमें पता चलता है स्नैपर दरअसल यहाँ पे फाइट करने के लिए नहीं आया था, वो तो बस हॉबिन को अपना हुनर दिखा रहा था कि वो बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकता है, बहुत अच्छी तरीके से कैमरे को हैंडल कर सकता है और इन दोनों को साथ में मिलकर यूट्यूब में काम करना चाहिए और पैसा कमाना चाहिए, जिसमें हॉबिन को वीडियोस में अपना चेहरा दिखाना होगा और रिकॉर्डिंग करेगा स्नैपर। और जो ये वीडियो से पैसा कमाएंगे उसका 90% लेगा स्नैपर और 10% मिलेगा हॉबिन को। स्नैपर हॉबिन को कतई चोमू समझ रहा होता है कि सारी मेहनत हॉबिन करेगा, मतलब कि कैमरे के आगे वो आएगा, एक्टिंग वो करेगा, जो भी करना है, और 90% पैसा कमाएगा स्नैपर। लेकिन हॉबिन इतना बड़ा भी चोमू नहीं, वो मना कर देता है। स्नैपर इसके बाद 60% हॉबिन को देने के लिए कहता है और 40 खुद रखने के लिए बोलता है। हॉबिन इतने में भी नहीं मानता। इसके बाद 80% और 20% का बंटवारा होता है, हॉबिन इसमें भी नहीं मानता। और लास्ट में स्नैपर अपनी औकात में आ जाता है और कहता है भाई मुझे बस 10% दे दियो, तू 90% रख लियो। ये सुन के हॉबिन के चेहरे में एक स्माइल आ जाती है और वो उससे पूछता है अब बता हमें वीडियो में करना क्या होगा। और स्नैपर अपने मन में ये आइडिया लेके चल रहा होता है कि हॉबिन ताकतवर बंदों से फाइट करेगा और हम वो चीज लाइव दिखाएंगे। और सच में ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसका वायरल होना काफी ज्यादा बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हॉबिन को तो फाइट करनी ही नहीं आती। अगर वो ताकतवर लोगों से फाइट करेगा तो मार खाएगा। खैर इन दोनों की डील डन हो चुकी होती है और हम देखते हैं अगले दिन के स्कूल का सीन। हम देखते हैं पैको हरामजादा इन दोनों की हुई फाइट का फायदा उठाना चाह रहा होता है। वो क्लासरूम में लाइव आके इन दोनों को अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में दिखा रहा होता है। क्योंकि इन दोनों की फाइट की वीडियो वायरल हुई थी, इसलिए जो पैको है इन दोनों की मदद से अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाह रहा होता है और साथ में अपनी न्यू ऑडियंस को ये भी कहता है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको मैं एक कंप्यूटर गिफ्ट करूंगा। लेकिन ये बात बिल्कुल एक कोरा नंगा झूठ होती है। इसलिए हॉबिन जो अब तक चोमो की तरह बस यहाँ पे खड़ा था चिल्ला के कहता है कि ये आपको कोई कंप्यूटर गिफ्ट नहीं करने वाला, ये एक नंबर का बहुत बड़ा हरामखोर है। साथ में अपनी शर्ट निकाल के हॉबिन अपनी चोटें भी दिखाता है लाइव में और बताता है ये सारी की सारी चोटें उसको पैको ने दी है। एक तरीके से हॉबिन अपनी औकात से बाहर जा चुका है, इस वजह से उसका बहुत बड़ा कुत्ता भी बन सकता है, यानी कि बहुत बुरी तरीके से मार खा सकता है। लेकिन फिर भी हॉबिन अपनी पूरी भड़ास निकालता है और लाइव स्ट्रीम में सब कुछ बताता है। हालांकि पैको इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि मोबाइल का कैमरा हॉबिन की तरफ करके रखेगा जब हॉबिन उसकी बुराई कर रहा है। खैर जब हॉबिन उसकी जी भर के बुराई कर देता है उसके बाद पैको हॉबिन की झंड काटते हुए कहता है कि मेरे मोबाइल की बेटे बैटरी खत्म हो चुकी है, इसलिए लाइव स्ट्रीम में जो कुछ तूने बोला मेरी ऑडियंस को कुछ भी सुनाई नहीं दिया और मोबाइल की तो बैटरी खत्म हो ही गई है, अब मैं तेरी भी बैटरी खत्म करने वाला हूँ। इसके बाद पैको हॉबिन के एक के बाद एक रैप्टे बजाया जाता है। हॉबिन ऐसे मार खा रहा होता है जैसे धोबी घाट में धोबी कपड़ों को धोता है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि ये चीज भी हॉबिन के प्लान का एक हिस्सा है। दरअसल हॉबिन जो कुछ भी कर रहा था वो पैको की लाइव स्ट्रीम में खुद को दिखाने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो अभी अपनी वीडियो बनवा रहा होता है ये सब कुछ करने की, जो कि स्नैपर चुपके से बना रहा होता है। एक तरीके से हॉबिन का फायदा तो हो ही रहा होता है, लेकिन बेचारा काफी गंदी मार खा रहा होता है। इसलिए अपने मन में सोचता है क्या मैं सिर्फ मार खा के ही पैसे कमा सकता हूँ? क्या मेरी ऑडियंस को ये चीज देख के बार बार मजा आएगा कि एक बच्चा बस अपनी वीडियो में मार खा रहा है? इसलिए हॉबिन हिम्मत करता है और पैको से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो हॉबिन की बहुत बड़ी गलती होती है। पैको पहले हॉबिन की माँ की बहुत ज्यादा
बेइज्जती करता है और कहता है कि तेरी किस्मत इतनी गंदी है, तेरी किस्मत की वजह से ही तेरी माँ हॉस्पिटल में है। ऑब्वियसली इस बात से हॉबिन को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो पैको का कुछ कर नहीं सकता और पैको अचानक से ही हॉबिन को उठा के उसे जमीन में पटक देता है और कहता है मैं तुझे तेरी माँ के पास भेज दूंगा। यानी कि जिस हॉस्पिटल में उसकी माँ जिस बेड में लेटी है, इसका बेड भी उसी के बगल में बिछवा देगा। खैर हॉबिन बेचारे के साथ बुरा तो बहुत हुआ होता है, जो देख के मुझे भी काफी बुरा लगा, लेकिन उसकी इस हार में भी उसकी जीत है। हॉबिन को लग रहा होता है चलो मैंने मार खा ली, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब घर चलेंगे और वीडियो अपलोड कर देंगे जो बनाई है स्नैपर ने, और ऑडियंस चटकारे लेते हुए वो वीडियो देखेगी और हॉबिन के सब्सक्राइबर्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन हॉबिन पगले को नहीं पता कि पैको पगले का मन अब तक उसको मार मार के भरा नहीं है, इसलिए पैको उसके ऊपर आता है और कहता है अभी कहाँ, अभी तो तेरा और गंदा कुत्ता बनाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि पैको उसे दोबारा से मारता, क्लास के बिल्कुल कोने वाली सीट में एक लौंडा हेड डाउन करके बैठा हुआ होता है और इन लोगों को कहता है मेरी नींद खराब मत करो। पैको जैसे ये सुनता है तो पैको उससे भी चौड़ा हो जाता है, लेकिन जब वो लौंडा ठीक से अपनी बेंच से अपनी मुंडी उठाता है और पैको की तरफ देखता है तो पैको की फटके 4 हो जाती है, क्योंकि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि होता है मुन श्योंग, जो कि MMA का एक राइजिंग स्टार है और इसको हमने माई लाइफ एज अ लूजर मानवा में भी देखा है। क्योंकि पैको इससे डर चुका होता है, इसलिए चुपचाप से यहाँ से चला जाता है और हॉबिन अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी क्लास में इतना खतरनाक बंदा था और मुझे इस बात का पता ही नहीं था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं पैको के घर का सीन, जब वो अपना मोबाइल चार्जिंग में लगाता है, उसका फोन ऑन होते ही उसको मैसेज आते हैं तुम धोखेबाज हो, तुम फेक हो, तुम बहुत ज्यादा दिखावा करते हो। और ये सब कुछ हो रहा होता है उस वीडियो की वजह से जो हॉबिन ने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, यानी कि जिसमें वो हॉबिन का मार मार के कुत्ता बना रहा था। पैको की ऑडियंस को पता चल जाता है ये एक नंबर का हरामखोर है, ये लोगों को बुली करता है, जैसा ये खुद को दिखाता है वैसा ये है नहीं, जिस वजह से पैको के सब्सक्राइबर्स गिरने वाले होते हैं। लेकिन इसके बाद पैको एक वीडियो बनाता है जिसमें सोशल मीडिया में वो हॉबिन से माफी मांग रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है ऑडियंस तो झंड होती है, उनको क्या पता चलेगा कि मैं कैसा हूँ, वो भूल जाएंगे और मेरी इस माफी को मान जाएंगे। लेकिन इस ढक्कन को नहीं पता था कि ऑडियंस उसकी भी बाप है और अपनी ही गलती की वजह से पैको का अब डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका होता है। और गाइस मुझे रियल लाइफ में बताना कि आपने कोई ऐसा क्रिएटर देखा है जिसका इसी तरीके से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था या फिर इससे कुछ सिमिलर। खैर दुनिया का एक नियम होता है, जब कोई गिरता है तो दूसरा उठता है और इस वक्त पैको को गिरा के जो उठा होता है वो होता है हॉबिन। हॉबिन ने जो पैको की सच्चाई वाली वीडियो अपलोड करी होती है वो काफी ज्यादा वायरल हो रही होती है, जिस वजह से हॉबिन के सब्सक्राइबर्स भी बढ़े जा रहे होते हैं। इसलिए हॉबिन का अब वो वक्त आ चुका है जब उसे अपनी ऑडियंस को कुछ और कंटेंट भी देना होगा और ऑब्वियसली हॉबिन अब अपनी हर वीडियो में तो मार खाएगा नहीं व्यूज के लिए। इसलिए हॉबिन डिसाइड करता है कि वो फाइट करना सीखेगा ताकि वो अपनी वीडियो में सिर्फ मार ना खाए, अपनी वीडियो में वो किसी को मार भी पाए। इसलिए वो अपने चैनल पे सर्च मारता है हाउ टू फाइट। उसे काफी सारे कोर्सेज दिखते हैं जिसमें फाइटिंग सिखाई जा रही होती है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा वक्त लग रहा होता है जो कि ऑब्वियसली हॉबिन के पास नहीं है। इसलिए वो ऐसे ही फालतू में सर्च मार रहा होता है और गलती से उससे कुछ टाइप हो जाता है जिससे उसके सामने एक चैनल आता है और इस यूट्यूब चैनल के सिर्फ 0 सब्सक्राइबर्स होते हैं। हॉबिन को लगता है अगर सब्सक्राइबर्स 0 हैं तो ऑब्वियसली इस चैनल पे कोई वीडियो भी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो चैनल खोल के देखता है तो उसे दिखाई देता है इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है जिसमें फाइट करना सिखाया गया है। वो जैसे ही पहली वीडियो खोलता है तो उसमें उसे एक बंदा दिखाई देता है जिसने मुर्गे वाला मास्क पहन रखा है और जिसका नाम सैम डैक है। और शायद अगर आप सैम डैक का नाम किसी और चैनल की वीडियो में सुनते तो आपको नहीं पता होता कि सैम डैक कौन है, लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हो तो आपको ऑब्वियसली पता होगा, क्योंकि सैम डैक को हमने मैनेजर की मानवा में भी कई बार देखा है, जिसको मैं अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। खैर हॉबिन को तो लग रहा होता है ये मुर्गे वाला बंदा जो भी है एक नंबर का फ्रॉड है, लेकिन उसके बावजूद भी हॉबिन उसकी एक वीडियो देखता है जिसमें वो मुर्गे वाला बंदा यानी कि सैम डैक बताता है कि फाइट करने का पहला नियम होता है कि अपने आप को हमें शांत रखना है, क्योंकि ऐसा करने पर ही हम चीजों को ठीक से एनालाइज कर पाएंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे। और साथ में ये मुर्गे वाला बंदा अपनी वीडियो में सिखाने वाला होता है कि कैसे किसी से फाइट करे बिना उससे मार खाए। हॉबिन ने भले ये वीडियो देख ली होती है लेकिन उसे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आया होता, इसलिए वो वीडियो छोड़ के चला जाता है और अगले दिन जिस रेस्टोरेंट में वो काम करता है वहाँ के बॉस को कहता है अब मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं करनी। और वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इस जॉब से इतने पैसे नहीं कमा सकता कि अपनी माँ का इलाज करवा सके, यानी कि उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो कम समय में ज्यादा पैसा कमा सके और वो चीज है यूट्यूब। रेस्टोरेंट का मालिक एक तरीके से हॉबिन का मजाक उड़ा रहा होता है और कहता है कि ऐसा करता हूँ मैं भी वीडियोस बनाने लग जाता हूँ। रेस्टोरेंट के मालिक को देख के हॉबिन की गंदी तरीके से किलस रही होती है, इतने में ही वहाँ पे बोमी आती है और हॉबिन की तारीफ करते हुए कहती है कि हॉबिन सच में काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, उसने पैको का असली चेहरा सबके सामने लाया है। और क्योंकि हॉबिन अब जॉब छोड़ रहा है इसलिए वो अपना मोबाइल नंबर भी उसको देती है, जिससे ऑब्वियसली अब रेस्टोरेंट का बॉस किलस चुका होता है काफी ज्यादा, क्योंकि बोमी को सब पसंद करते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हॉबिन अपनी क्लास में बैठ के बोमी से चैटिंग कर रहा होता है और बोमी उससे पूछती है क्या मैं तुम्हें परेशान
परेशान कर रही हूँ। लेकिन हॉबिन दरिंदगी के साथ रिप्लाई करता है, मैं परेशान होना चाहता हूँ। मतलब कि ये बावला बोमी का दीवाना तो है ही, इसलिए चाहे बोमी कुछ भी कर ले ये कभी परेशान नहीं होने वाला उससे। लेकिन इतने में स्नैपर यहाँ पे आता है और इससे पूछता है कि क्या तूने थोड़ा बहुत फाइट वगैरह करना सीखा, क्योंकि तू नॉर्मली सिर्फ 1 मिनट तक ही मार खा पाता है, लेकिन हमें वीडियो कम से कम 3 मिनट की चाहिए ताकि हम ज्यादा पैसा कमा सके एड से। लेकिन हॉबिन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। ऊपर से अब क्लासरूम में एंट्री हो जाती है पैको की, जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और हॉबिन का बस कुत्ता बनाने वाला है, क्योंकि हॉबिन ने उसका यूट्यूब का करियर एक तरीके से खत्म कर दिया है। लेकिन हॉबिन ने जो वीडियो देखी थी उसे याद आता है, उसमें कहा गया था कि तुम्हें शांत रहना है, क्योंकि किसी बंदे से अगर तुम्हारी फाइट दूसरी बार हो रही है तो ऐसे बंदे को हराना सबसे ज्यादा आसान होता है। हॉबिन अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा होता है और जैसे ही पैको उसके एक मुक्का मारता है तो हॉबिन बहुत ही सरप्राइजिंगली उसको डॉच कर लेता है, जिससे पैको और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और हॉबिन को याद आता है कि उसने जो वीडियो देखी थी उसमें बताया गया था कि जब सामने वाला गुस्सा हो जाता है तो ये चीज हमारे लिए सही हो जाती है, क्योंकि सामने वाला ठीक तरीके से सोच नहीं रहा होता और उसको हराना आसान होता है। साथ में वीडियो में ये भी बताया गया था कि बिना मार खाए किसी से फाइट कैसे करें। हॉबिन अभी उन्हीं रूल्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहा होता है और पैको जैसे ही दोबारा से हॉबिन के मुक्का मारता है वो बीच में रुक जाता है, क्योंकि पैको पीछे स्नैपर को देख लेता है जो वीडियो बना रहा है इस सारी चीज की। पैको दूसरी बार अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए चुपचाप से यहाँ से चला जाता है। और इसके अगले सीन में हॉबिन एक जगह पे खड़ा होकर इंतजार कर रहा होता है स्नैपर का, ताकि वो अपनी अगली वीडियो की प्लानिंग कर सके। लेकिन जब तक यहाँ पे स्नैपर नहीं आ रहा है हॉबिन बात करने लगता है बोमी से मैसेज में, जिसमें कि उसे हमेशा ही काफी ज्यादा मजा आता है और बोमी उससे कॉल पे बात करना चाह रही होती है, क्योंकि उसे मैसेज में बात करने में अच्छा नहीं लगता। इतने में हॉबिन के पीछे से एक लड़का और लड़की आते हैं, जिनको देख के हॉबिन को ऐसा लगता है कि ये दोनों उसके फैन हैं। ऑब्वियसली इन दोनों को पता होता है कि हॉबिन वो बंदा है जो लाइव स्ट्रीम करके पैसे कमाता है। लेकिन ये दोनों शांति से हॉबिन को एक कोपचे में ले जाते हैं और कहते हैं, बेटे अब अपना मोबाइल निकाल। इतने में स्नैपर भी भागता हुआ यहाँ पे आ जाता है, लेकिन स्नैपर के मुंह पे एक मुक्का पड़ता है और वो सीधा जमीन में। और ये बंदा हॉबिन का मोबाइल लेके यहाँ से जा रहा होता है। हॉबिन कहता है, भाई तो स्नैपर का मोबाइल ले ले, लेकिन मेरा मोबाइल वापस कर दे प्लीज। और ये बात ऑब्वियसली स्नैपर को पसंद नहीं आई होगी और हॉबिन अभी काफी ज्यादा गुस्से में या फिर चिंता में कह सकते हैं, क्योंकि उस मोबाइल में जो उसका जा रहा है उसमें बोमी का नंबर है, इसलिए वो पुलिस को कंप्लेन करने की सोच रहा होता है। लेकिन स्नैपर उसको कहता है, अबे बावले, जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली है। और हॉबिन की ऑडियंस ने ये सब कुछ लाइव देखा होता है, इसलिए अब वो चाह रहे होते हैं कि हॉबिन अगली वीडियो में उससे अपना मोबाइल वापस ले, यानी कि स्नैपर अपनी कैमरा स्किल यहाँ पे बहुत ही बढ़िया करके दिखा रहा है। लेकिन हॉबिन को इस वीडियो का अगला पार्ट बनाना काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिस बंदे से वो मोबाइल लेने जाएगा वो उसका मार मार के कुत्ता भी बना सकते हैं। लेकिन हॉबिन को अपनी माँ का इलाज करवाना है और एक अच्छा यूट्यूबर भी बनना है, इसलिए उसको ये करना ही पड़ेगा, इसलिए वो एग्री कर जाता है। और अगले ही सीन में ये दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो लौंडा और उसकी गर्लफ्रेंड होते हैं, यानी कि एक कैरियोके में। स्नैपर ने भी लाइव स्ट्रीम करना चालू कर दिया होता है और सामने वाला लौंडा हॉबिन को पेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। लेकिन हॉबिन को याद आता है उसने सैम डैक की वीडियो में देखा था कि सबसे पहले एक फाइट में हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा दुश्मन अपने कौन से हाथ का ज्यादा इस्तेमाल करता है, यानी कि वो लेफ्टी है या फिर राइटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा दुश्मन अपने सीधे हाथ का ज्यादा इस्तेमाल करता है तो तुम्हें उसके उल्टी तरफ आके खड़ा हो जाना है, यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ, क्योंकि इस चीज से तुम्हारे दुश्मन को तुम्हें पंच मारने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हॉबिन ऐसा ही करता है और जैसे ही सामने वाला लौंडा हॉबिन के पंच मारता है, हॉबिन अचानक से ही अपना माथा उसके पंच के आगे ले आता है, जिससे उसे ज्यादा दर्द नहीं होता। और ये चीज भी सैम डैक ने ही हॉबिन को वीडियो में सिखाई थी कि अगर तुम्हें कोई खुद पंच मारे तो तुम्हें सामने आके पहले ही उस पंच को अपने ऊपर ले लेना है, ताकि वो पंच ठीक से तुम्हारे ऊपर ना पड़ पाए। और उस पंच को बॉडी के उस पार्ट में लेना है जो हमारा काफी ज्यादा हार्ड होता है, यानी कि जैसे माथा। और बिल्कुल इसी ट्रिक की वजह से हॉबिन ने जो अभी पंच खाया होता है उसे इससे कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचा होता। और क्योंकि सामने वाले लौंडे ने ये हमला अपने राइट हैंड से करा है तो इसलिए अपना अगला हमला करेगा वो लेफ्ट हैंड से। और जैसे ये बौखलाया हुआ लौंडा अपने लेफ्ट हैंड से हमला करता है तो हॉबिन उस हमले से भी बच जाता है, हालांकि हॉबिन को खुद उम्मीद नहीं थी कि वो बच जाएगा। दरअसल हॉबिन तो सिर्फ सैम डैक के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था, जिसमें सैम डैक ने कहा था तुम्हें हिलते रहना है, क्योंकि सामने वाला बंदा तुम्हारे मुंह पे मुक्का मारने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जो बंदे फाइटिंग में ज्यादातर नए होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, और अगर तुम हिलते रहोगे तो उनके पंच से बच जाओगे, क्योंकि अगर तुम फाइटिंग में नए हो तो ऐसे बंदे भी फाइटिंग में काफी नए नवेले होते हैं, इसलिए अपने पंचेस बार बार काफी सारे मिस करेंगे। और इनमें से कुछ पंच अगर तुम्हारे लग भी जाते हैं तो वही अपना माथा आगे ला के उस पंच का डैमेज कम हो जाएगा तुम्हारा। हॉबिन यही करता है, पहले तो हिल हिल के इसके काफी सारे पंचेस से बचता है, लेकिन बाद में उसके काफी सारे पंचेस पड़ने भी लगते हैं जो वो अपने माथे पे लेता है। और ये चीज कंटिन्यूअस चलती जाती है। ये फाइट काफी ज्यादा लंबी हो रही होती है, जिससे स्नैपर को ऐसा लग रहा होता है कि ऑडियंस कहीं बोर ना हो जाए। और हॉबिन को भी इसके अलावा फाइटिंग में कुछ नहीं आता, मतलब वो बस ठीक से मार खा सकता है जिससे उसे दर्द ना हो, लेकिन उसको वो हराएगा कैसे। लेकिन हॉबिन की ऑडियंस को ये बात रियलाइज हो चुकी होती है कि हॉबिन ये फाइट जीत सकता है, क्योंकि सामने वाले
वाले लौंडे ने अब तक हॉबिन के काफी सारे पंचेस मार दिए होते हैं सर पे, जिस वजह से अब उसके हाथ भी सूज चुके होते हैं। और क्योंकि जोश जोश में ये ऐसा काफी लंबे समय से कर रहा था, काफी देर से कर रहा था, इसलिए अब ये जमीन में लेट जाता है। इसकी हालत खराब हो चुकी होती है और हॉबिन बड़े ही अजीब तरीके से इस फाइट को जीत जाता है। वैसे भी उसके पास और कोई जीतने का रास्ता ही नहीं था, क्योंकि उसको इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं था, क्योंकि उसने अब तक सैम डैक की सिर्फ एक ही वीडियो देखी है। और ये जो हॉबिन लाइव स्ट्रीम कर रहा है, एक ग्योल नाम की लड़की ये सब कुछ देख रही होती है, जो काफी समय से हॉबिन की ना जाने क्यों जासूसी करने की कोशिश कर रही है, उसको बार बार छुप के देख रही है। और जितने भी लोग मेरी वीडियोस को पहले से देखते हैं उन सबको पता होगा ये ग्योल नाम की लड़की असल में बेटी है सैम डैक की। भले ये बात एनिमे में नहीं बताई गई है, लेकिन ये चीज आप लोगों से मेरा छुपाने का कोई फायदा नहीं। मेरा मतलब अगर कोई और यूट्यूबर होता जिसने सिर्फ वायरल हिट मानवा एक्सप्लेन करी है, इस मोमेंट तक उसको पता नहीं चलता कि ग्योल सैम डैक की बेटी है। लेकिन मेरी रेगुलर ऑडियंस को ये चीज पहले से पता होगी। खैर, इसके बाद जो रूमी नाम की यूट्यूबर होती है इन दोनों को देख लेती है और इन दोनों के पास आने की कोशिश कर रही होती है ताकि इन दोनों को अपनी लाइव स्ट्रीम में दिखा सके, खास करके हॉबिन को। लेकिन स्नैपर को अच्छी तरीके से पता है रूमी इस चीज से अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहती है, इसलिए हॉबिन को लेके यहाँ से भाग जाता है स्नैपर। और हमें बताया जाता है अब तक 4 वीडियो से इन्होंने जो पैसा कमाया है वो है 20 लाख येन। वैसे तो इन लोगों को कुछ और ज्यादा पैसा कमाना चाहिए था, लेकिन कुछ टाइम इनका मोनेटाइजेशन में ही चला गया था चैनल का। खैर, इसके बाद ये एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ एक शॉप में हॉबिन को दिखाई देते हैं कुछ मस्त से कपड़े, लेकिन उस कपड़े की कीमत होती है 1,40,000 येन। हॉबिन सोच रहा होता है इतने महंगे कपड़े कौन ही लेगा। इतने में ही वो देखता है स्नैपर ने वो खरीद भी लिए होते हैं, लेकिन हॉबिन अब भी नए कपड़े खरीदने से हिचकिचा रहा होता है क्योंकि उसको इतना खर्चा नहीं करना। लेकिन इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं हॉबिन ने भी नए कपड़े खरीद लिए होते हैं, यानी कि उससे रहा नहीं गया और वो अब इन नए कपड़ों के साथ यहाँ पे इंतजार कर रहा है बोमी का, जो कि उससे यहाँ पे मिलने आने वाली है। लेकिन जो अभी अगल बगल के लोग होते हैं हॉबिन को पहचान चुके होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं, ये तो वही लड़का है जो लड़ाई करके पैसे कमाता है। ऑब्वियसली ये चीज हॉबिन को अच्छी नहीं लगती। इतने में हॉबिन देखता है एक लड़की जो कि शायद उसकी फैन है, भागते हुए उसकी तरफ आती है उसका ऑटोग्राफ मांगने के लिए। लेकिन हॉबिन की झंड तो तब कट जाती है जब उसे पता चलता है ये लड़की उसका ऑटोग्राफ मांगने के लिए नहीं आई है, बल्कि हॉबिन के पीछे जो खड़ा है उसका मांगने के लिए आई है। इसका मतलब हॉबिन के यूट्यूब करियर में अब तक उसे इतनी कुछ खास इज्जत मिली नहीं है। लेकिन इतने में ही जो यहाँ पे एक दूसरा यूट्यूबर होता है जिससे सबको सेलिब्रिटी वाली वाइब आ रही होती है, वो एक लड़की के पास जाता है। यूट्यूबर उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की इस यूट्यूबर को इग्नोर कर देती है क्योंकि वो बात करने के लिए आ रखी है हॉबिन से। और ऑब्वियसली वो लड़की और कोई नहीं, वो है बोमी। बोमिन और हॉबिन जैसे ही मिलते हैं तो देखते हैं कोइंसिडेंटली इन्होंने बिल्कुल सेम कपड़े पहने हैं। बोमिन को देख के हॉबिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसको अपने पुराने दिन याद आते हैं, यानी कि वही दिन जब उसको कोई नहीं पूछता था, उसका कोई दोस्त नहीं था, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। और पैको जैसे लड़के कभी भी हॉबिन का भूत बना सकते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो पैको का भी भूत बना सकते थे। वो दिन हॉबिन के लिए बहुत ही जिल्लत भरे थे, लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट में उसे वो जिल्लत महसूस नहीं हो रही होती, क्योंकि अभी वो चल रहा है एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की के साथ और चलते चलते उसका बोमी से हल्का सा हाथ टच हो जाता है और सिर्फ इतनी सी ही चीज से वो सपनों की दुनिया में चला जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसकी और बोमी की शादी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हो चुके हैं। मतलब यार, इस मर्द समाज की यही दिक्कत है, अपनी इमेजिनेशन में कुछ ज्यादा ही आगे निकल जाता है। पहले मैं भी ऐसा ही हुआ करता था, लेकिन उसके बाद मैंने खुद को कंट्रोल करा, इसलिए आपको भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग इमेजिनेशंस में ही अपना घर बना लोगे तो उस घर को कोई भी आराम से तोड़ सकता है। खैर, हॉबिन इमेजिनेशन में देख रहा होता है वो ऑफिस से घर आ रहा है, उसके बच्चे उसके आसपास घूम रहे हैं पापा पापा करते करते, और वो बोमी के लिए कुछ फूल लेके आ रखा है और बोमी को भी एक फूल बोल रहा है। लेकिन सपने में ही उसकी बेटी कहती है, हॉबिन तुम्हें क्या हो गया? और यही चीज रियलिटी में बोमी भी उसको बोल रही होती है, आखिर तुम्हें क्या हो गया? इसके बाद ये दोनों खाना वाना खाने बैठते हैं और बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हॉबिन इतना ज्यादा नर्वस होता है कि ठीक से कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता। और हाँ, ज्यादा ख्याली पुलाव पकाने का एक ये भी साइड इफेक्ट होता है कि रियल में तुम कुछ बोल ही ना पाओ। बोमी को लगता है ये मुझसे कुछ बात नहीं करना चाहता, कुछ बोल नहीं रहा है, इसलिए बोमी को ऑब्वियसली थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए वो उठ के यहाँ से जाने लगती है। और इसी मोमेंट में हॉबिन बोलना स्टार्ट करता है कि ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर घमंड है, मैं मतलब घमंड किस बात का होगा मुझे, बस बात इतनी सी है कि तुम इतनी ज्यादा सुंदर हो कि तुम्हें देख के मैं काफी ज्यादा नर्वस हो जाता हूँ, काफी ज्यादा डर जाता हूँ, क्योंकि कभी मैंने इतनी सुंदर लड़की के साथ बात नहीं करी और ना ही कभी इतने ज्यादा महंगे रेस्टोरेंट में मैं खाना खाने के लिए आया हूँ। और तुमने पूछा था ना कि मेरी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी है घर में बैठ के बस इंटरनेट में वीडियो देखना, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं आता। इसलिए ऑब्वियसली अगर मैं इतनी ज्यादा सुंदर लड़की से बात करूंगा तो बात कैसे ही कर पाऊंगा, बस बात इतनी सी है। और यार, ऊपर से हॉबिन का बात करने का कॉन्फिडेंस पहले इसलिए भी टूट रहा था क्योंकि वो अगल बगल के लोगों को देख के उसे ऐसा लग रहा था कि वो सोच रहे होंगे कि ये कैसा चोमू इतनी सुंदर सी लड़की के साथ घूम रहा है। लेकिन अभी हॉबिन ने सारी बातें बोमी को बता दी होती है, बोमी भी एक स्माइल कर देती है और ये दोबारा निकल पड़ते हैं। और बोमी हॉबिन को बताती है कि अभी कुछ ही देर में वो अपने एक दोस्त से मिलने वाली है जो कि हाई स्कूल में पढ़ता है और शायद से वो तुम्हारी ही क्लास में है, और वो बंदा और कोई नहीं, वो है मुन श्योंग। ये सुन के हॉबिन के होश
होश उड़ जाते हैं कि इतना खतरनाक बंदा बोमी का दोस्त है और हॉबिन को यहाँ पे चोमुओ वाला फील ना आए इसलिए वो बोमी को बोल देता है कि जो मुनशोंग है वो तो उसका काफी अच्छा दोस्त है। लेकिन बेचारे की किस्मत इतनी खराब होती है कि इसी मोमेंट में यहाँ पे मुनशोंग पहुंच जाता है और बोमी मुनशोंग से पूछती है, हे तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो ना? लेकिन मुनशोंग और हॉबिन ने तो आज तक कभी एक दूसरे से बात तक नहीं करी और मुनशोंग ने अगर ये बात बोमी को बता दी तो हॉबिन की इज्जत का यहाँ पे बिल्कुल भाजी पाला हो जाएगा। हॉबिन काफी ज्यादा नर्वस हो चुका होता है क्योंकि उसको लग रहा होता है अब उसका भांडा फूटने वाला है। बोमी भी बार बार पूछ रही होती है तुम दोनों दोस्त हो ना? लेकिन मुनशोंग मुझे एक काफी ज्यादा डाउन टू अर्थ बंदा लगता है। भले मुनशोंग को हॉबिन का नाम भी याद नहीं है लेकिन उसको पता है कि ये बंदा उसकी ही क्लास में पढ़ता है क्योंकि ये फाइटिंग की वीडियोस बनाता है और क्योंकि ये दोनों एक ही क्लास में होते हैं तो मुनशोंग बोल देता है हाँ हम दोनों दोस्त हैं, जिससे हॉबिन की इज्जत जाते जाते बचती है और ये तीनों अब साथ में चल रहे होते हैं। लेकिन हॉबिन को साफ महसूस हो रहा होता है इन दोनों के साथ हॉबिन बिल्कुल ढक्कन लग रहा है क्योंकि हॉबिन इस लड़की के साथ मैच नहीं कर रहा। वैसे भी मुनशोंग और बोमी की जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है देखने में, इसलिए हॉबिन खुद को इन दोनों के बीच में और ज्यादा शर्मिंदा ना करे इसलिए यहाँ से जाने का बहाना ढूंढता है और कहता है मेरे अंगूठे में दर्द हो रहा है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये बात सुन के बोमी थोड़ा सा नाराज लग रही होती है लेकिन अब क्या करे, हॉबिन जा रहा है तो उसे रोक थोड़ी सकते। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ स्नैपर रिकॉर्ड कर रहा था इसलिए वो हॉबिन को कोपचे में लेता है और कहता है आखिर साले तू ये क्या कर रहा है, तू वापस क्यों आया? लेकिन इसके बाद हॉबिन अपना दुखड़ा सुनाना स्टार्ट करता है कि बोमी के साथ इतना हट्टा कट्टा हैंडसम बंदा है और मैं नाटा बेकार सा भद्दा सा, इसलिए मैं उन दोनों के बीच में क्या ही करूं, मुझे उन दोनों के साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन स्नैपर बताता है कि भाई थोड़ा सा ध्यान से सोच, बोमी ने ही तुझे बुलाया था, बोमी ने ही तेरे खाने के पैसे दिए थे रेस्टोरेंट में और जब तू बहाने से उन दोनों को छोड़ के जा रहा था तो बोमी का चेहरा बहुत ही उदास लग रहा था। और वैसे भी प्यार एक जंग है जिसमें तुझे किसी लड़की को पाने के लिए लड़ना होगा क्योंकि जो लोग कभी ट्राई नहीं करते वो कभी जीतते भी नहीं। ये सारी बातें सुन के हॉबिन के अंदर जोश भर जाता है और वो वापस से उन लोगों के पास चला जाता है। जैसे ही हॉबिन उन दोनों के पास वापस पहुंचता है तो वो दोनों कहते हैं अरे तुम वापस आ गए। मुनशोंग कहता है अगर तेरा अंगूठे का दर्द सही नहीं हुआ तो ला मैं कर देता हूँ और इस चीज से हॉबिन के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसके अंगूठे में तो दर्द हो ही नहीं रहा है। लेकिन अब मुनशोंग का यहाँ से जाने का वक्त हो चुका होता है क्योंकि कुछ दिन बाद उसका फाइटिंग मैच है और उसको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जाते जाते मुनशोंग हॉबिन को कहता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छी फाइट करते हो, जो तुम एक बंदे के पंच अपने सर पे ले रहे थे वो काफी ज्यादा बढ़िया था, मैं जानता हूँ इससे तुम्हें डैमेज कम पहुंच रहा था। लेकिन मुनशोंग के मन में ये सवाल होता है कि हॉबिन ने उसके बाद का अटैक क्यों नहीं मारा, यानी कि अपने सर पे मुक्का तो ले लिया लेकिन उसके बाद काउंटर अटैक क्यों नहीं करा। लेकिन जिस फाइट की मुनशोंग बात कर रहा है हॉबिन को उस वक्त पता ही नहीं था कि उसके बाद करना क्या है। उस वक्त क्या उसको अब भी नहीं पता क्योंकि सैमडैक की वीडियो से अब तक उसने इतना ही सीखा है कि सर पे मुक्का कैसे खाना है और हिलते हिलते मुक्के से बचना है और ये दोनों ही चीजें हर फाइटर के सामने काम नहीं आने वाली, ये सिर्फ नौसिखियों के सामने काम आती है। खैर ये सारी बातें कह के मुनशोंग यहाँ से निकल लेता है और इस चीज का फायदा उठा के हॉबिन बोमी से पूछता है कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है और बोमी वही जवाब देती है जो आजकल की ज्यादातर लड़कियां देंगी कि मुझे ईमानदार लड़के पसंद है। लेकिन मेरे दोस्त को एक लड़की ने बोला था कि उसे लॉयल लड़के पसंद है और खुद ही उसे धोखा देके चले गई। खैर बोमी हॉबिन से पूछती है कि तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है। हॉबिन ईमानदारी से जवाब देने वाला होता है मुझे तुम्हारी ही जैसी लड़कियां पसंद है, बल्कि तुम ही पसंद हो। लेकिन इससे पहले कि हॉबिन ये बात बोलता उसे एहसास हो जाता है कि स्नैपर इन लोगों की रिकॉर्डिंग कर रहा है और पीछे वाली झाड़ियों में रंगे हाथों पकड़ा जाता है। लेकिन हॉबिन के लिए हैरानी वाली बात तो यह है कि स्नैपर का मुंह सूजा हुआ क्यों है, आखिर किसने इसको मारा। और यहाँ पे अब हॉबिन का सीन खराब होने वाला है। दरअसल उसे मारा है पैगो ने, जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पे हॉबिन से बदला लेने के लिए आ रखा है। पैगो जैसे ही हॉबिन के मुक्का मारता है तो हॉबिन अपना माथा सामने ले आता है ताकि वो इस हमले के डैमेज को कम कर सके। लेकिन पैगो ने भी हॉबिन की लाइव स्ट्रीम पहले देखी है इसलिए उसे पता है कि हॉबिन क्या करने वाला था, इसलिए बीच में ही अपना मुक्का रोक के वो एक अपर कट मार देता है हॉबिन की ठुड्डी में, जिससे हॉबिन को उसकी नानी याद आ जाती है। हॉबिन को एहसास होता है जो फाइट करके वो अपनी दिक्कतों को कम करना चाह रहा था, पैसा कमाना चाह रहा था, ये सब उसी का नतीजा है, उसका मतलब जो सजा है वो है ये। हॉबिन का मार मार के कुत्ता बना दिया गया होता है और बोमी को भी पैको के दोस्तों ने पकड़ रखा होता है और बोमी के सामने हॉबिन का इतना गंदा कुत्ता बनाया जा रहा है। उसके लिए शर्मनाक बात तो होती ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात ये होती है कि जिससे हॉबिन प्यार करता है उसके अंदर हॉबिन से ज्यादा हिम्मत है, क्योंकि बोमी ने भी एक रैप्टा बजा दिया होता है पैगो के और अब पैगो बोमी का कॉलर पकड़ के उसके रैप्टा मारने वाला होता है। लेकिन हॉबिन किसी भी तरीके से बोमी को बचाना चाहता है और क्योंकि कुछ देर पहले पैगो ने हॉबिन को कहा था अपने कपड़े निकालने के लिए, इसलिए बोमी को बचाने के लिए हॉबिन अभी अपने कपड़े निकाल देता है, सिर्फ अंडरवियर बाकी रहता है उसका। और ये चीज स्नैपर को जबरदस्ती लाइव दिखाना पड़ रहा होता है पैगो के कहने में, यानी कि हॉबिन की उसकी सब्सक्राइबर्स के सामने बहुत ही ज्यादा गंदी बेइज्जती हो चुकी होती है। बेचारे हॉबिन ने अब तक भी बहुत ज्यादा बुरी जिंदगी जी थी और अब यहाँ पे उसकी वजह से एक लड़की मार खाने वाली है, यानी कि बोमी। इसलिए अब हॉबिन के पास बोमी को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बाकी रह जाता है, अपनी इज्जत को पूरी तरीके से खत्म कर देना, यानी कि वो पैगो की लाइव स्ट्रीम में जो उसने अपने कपड़े उतारे हैं अब वो अंडरवियर भी उतार देगा। और अगर उसने लाइव स्ट्रीम में अंडरवियर
अंडरवियर उतार दिया और अंदर का माल पानी पैगो की लाइव स्ट्रीम में दिख गया तो पैगो का यूट्यूब चैनल बंद भी हो सकता है और हॉबिन अपना अंडरवियर बस उतारने ही वाला होता है। इतने में ही मुनशॉक पीछे से आके हॉबिन का अंडरवियर नीचे होने से बचा देता है। दरअसल यहाँ पे क्या चल रहा है मुनशॉक को ये पैगो की लाइव स्ट्रीम से ही पता चला है और एज एक्सपेक्टेड मुनशॉक यहाँ पे आगे पैगो लोगों का कुत्ता बना देता है। यहाँ पे बोमी और हॉबिन तो अब बच चुके होते हैं लेकिन हॉबिन की इज्जत नहीं बची होती। वो खुद की ही नजरों में काफी ज्यादा गिर चुका होता है क्योंकि वो किसी काम का नहीं। वैसे भी जो लड़का उस लड़की को न बचा पाए जिसको वो पसंद करता है, ऐसा लड़का अपनी नजरों में बहुत ज्यादा गिर जाता है। हॉबिन काफी ज्यादा हताश होता है और मुनशॉक को ये बात अच्छी तरीके से पता है, इसलिए वो बोमी को कहता है हमें हॉबिन को अकेला छोड़ देना चाहिए, अभी के लिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और भाई लोग आपको बता दो हॉबिन को बदलने के लिए उसकी ये हताशा काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम अगले सीन में हॉबिन की क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पे पिछले 1 महीने से हॉबिन स्कूल नहीं आ रहा है। बोमी ने उसको फोन करने की भी कोशिश करी लेकिन वो किसी भी कॉल का, किसी भी मैसेज का, किसी का भी जवाब नहीं दे रहा है। और क्लास में पैगो अब हॉबिन की जगह स्नैपर को परेशान करने लगा है, यानी कि स्नैपर अब पैगो का नया बलि का बकरा बन चुका है। और अब वो जो भी उल्टे काम करता है अपनी लाइव स्ट्रीम में चौड़े में अपनी ऑडियंस को दिखाता है और साफ कहता है जिसको मेरी वीडियो देखनी है देखो, जिसको नहीं देखनी मत देखो। और स्कूल में स्नैपर का कुत्ता बनता जाता है। लेकिन 1 महीने से आखिर हॉबिन घर में क्या कर रहा है? दरअसल वो देख रहा होता है सैम डैक की वीडियो, जहाँ पे सैम डैक उसको कहता है, यानी कि वीडियो में कहता है अगर किसी को भी ताकतवर बनना है तो कोई वीडियो देख के ताकतवर नहीं बन सकता, कोई इंस्पिरेशन लेके ताकतवर नहीं बन सकता, या फिर कोई बुक पढ़ के ताकतवर नहीं बन सकता। अगर किसी को ताकतवर बनना है तो उसे अपने अंदर गुस्से की आग को भड़काना पड़ेगा और उसी गुस्से की आग से उसके अंदर वो जुनून आएगा कि वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार होगा। और किसी इंसान को गुस्सा इस बात में आना चाहिए कि वो इतना कमजोर क्यों है, उसे अपनी पूरी मेहनत खुद को ताकतवर बनाने में झोंकनी होगी क्योंकि ऐसा करने से ही वो खुद को बदल सकता है। और बिना मेहनत करे कभी भी चमत्कार नहीं होते। और जो चीज सैम डैक अब हॉबिन को सिखाने वाला है वो चीज है किसी नॉर्मल बंदे को फाइट में कैसे हराएं, और इसमें लगने वाला है 1 महीना। और वो 1 महीना कंप्लीट हो चुका होता है जहाँ पे हम देखते हैं स्नैपर मार खा रहा है पैको से स्कूल में। और ये चीज लाइव स्ट्रीम में दिखाते हुए स्नैपर को कहता है कि बोल हॉबिन को कि जल्दी स्कूल आए नहीं तो मैं तेरा ही कुत्ता बनाता रहूंगा। स्नैपर रोते हुए बोलता है मेरे भाई स्कूल बिल्कुल मत आइयो नहीं तो ये तुझे बहुत मारेगा। लेकिन उसको ये बिल्कुल नहीं पता था कि हॉबिन अभी उसके ही पीछे खड़ा होता है। और अब हॉबिन पहले वाला हॉबिन नहीं रहा, उसने काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी है 1 महीने के अंदर। हॉबिन के मोबाइल में भी लाइव स्ट्रीम चल रही होती है, यानी कि उसके ही चैनल की। वो लाइव स्ट्रीम वाला मोबाइल पकड़ाता है स्नैपर को और स्नैपर को कहता है सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए। पैगो को तो लगता है इसका दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन हॉबिन पहले से बदल चुका होता है और कहता है मेरी अगली वीडियो का टाइटल होगा एक नॉर्मल इंसान को फाइट में कैसे हराएं। यानी कि फाइनली हॉबिन अब अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार है। स्नैपर स्कूल आके ऐसा बिहेव कर रहा होता है जैसे हॉबिन उसका दोस्त है ही नहीं। पैगो को पता चल जाता है ये 1 नंबर का दोगला इंसान है, इसलिए पैगो इसको बहुत मारता है। साथ ही में पैगो का जो यूट्यूब चैनल डाउन हो गया था अब वो वापस से रीच में आ चुका होता है सबकी। स्नैपर के लिए हैरानी वाली बात होती है आखिर जनता ने इसको एक्सेप्ट कर कैसे लिया। ये गालियां वगैरह देता है, लोगों को बुली करता है। और अब पैको भी अपनी जनता से अपनी हरामखोरियां छुपाता नहीं है, वो सीधा बोल देता है मैं जैसी वीडियो बनाता हूँ वैसी ही बनाऊंगा। और कमाल की बात तो ये होती है ऐसा करके उसके 7 लाख सब्सक्राइबर से अब 9 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके होते हैं। पैको अपनी ऑडियंस से ये भी बोल देता है कि अब मैं हॉबिन को मारूंगा अपनी लाइव स्ट्रीम में। और स्नैपर को काम दिया होता है हॉबिन को स्कूल लेके आने का। स्नैपर का दिल तो नहीं मान रहा होता लेकिन उसको खुद पिटने से बचना है। और क्योंकि उसको हॉबिन का घर नहीं पता इसलिए वो हॉस्पिटल चले जाता है जहाँ पे उसकी मदर है। वो हॉबिन की मदर से जाके पूछता है कि आखिर हॉबिन कहाँ है। हॉबिन की मदर उससे पूछती है क्या आजकल वो स्कूल नहीं आ रहा है। स्नैपर इसका तो जवाब नहीं देता, वो बस पूछता है आपके घर का एड्रेस दे दो मुझे, बस मुझे उससे मिलना है। हॉबिन की मदर स्नैपर को अपना एड्रेस दे भी देती है, लेकिन अगले ही सीन में हमें पता चलता है स्नैपर वहाँ पे जाके हॉबिन को नहीं बुलाया था, यानी कि स्नैपर ने हॉबिन को स्कूल आने के लिए नहीं कहा, जिस वजह से स्नैपर वापस से स्कूल में मार खाता है पैगो की। और पैगो की ही लाइव स्ट्रीम में कहता है हॉबिन मेरे भाई स्कूल मत आइयो नहीं तो ये तुझे बहुत ज्यादा मारेगा। लेकिन आखिर स्नैपर जो इतना ज्यादा हरामखोर बंदा है वो हॉबिन के लिए इतना वफादार कैसे हो गया। दरअसल बात ऐसी होती है जब स्नैपर हॉस्पिटल में गया था हॉबिन की मदर से मिलने के लिए तो हॉबिन की मदर स्नैपर को बताती है कि हॉबिन तुम्हारी बातें करता रहता है, वो कहता है कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। स्नैपर का दिल यहीं पे पिघल गया था क्योंकि जिसको वो स्कूल में पैगो से पिटवाने के लिए लेके जाने वाला था दरअसल वो बंदा तो स्नैपर को अपना दोस्त मानता है। और इसीलिए स्नैपर लाइव स्ट्रीम में पैगो की मना कर रहा होता है हॉबिन को स्कूल आने के लिए। स्नैपर पैगो से बहुत ज्यादा मार खाता है और जब पैगो लाइव स्ट्रीम में स्नैपर को बोल रहा होता है कि हॉबिन को बोल स्कूल आने के लिए तो हम देखते हैं हॉबिन स्नैपर के पीछे ही खड़ा होता है। हॉबिन अपना मोबाइल स्नैपर को पकड़ाता है जिसमें उसके चैनल पे लाइव स्ट्रीम चल रही होती है और पैगो से फाइट करने के लिए तैयार होता है। और हॉबिन की इस वीडियो का नाम होने वाला है
किसी आम इंसान को फाइट में कैसे हराया जाए। खैर, फाइट शुरू होते ही हॉबिन अपनी जगह में वापस से हिलने लग जाता है जैसे पुरानी फाइट्स में हिलता था, लेकिन पैगो से साफ बोल देता है, साले ये मेरे ऊपर काम नहीं आने वाला और अब मैं तेरा कुत्ता बनाने वाला हूँ। लेकिन हॉबिन अब अपनी इस पुरानी टेक्निक के ऊपर निर्भर होता भी नहीं। हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जब वो सैम डैक की वीडियो देख रहा था। वहाँ पे सैम डैक भी उसको कहता है, जो इंसान एक ही टेक्निक को बार बार इस्तेमाल करे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पिछली बार काम आ गई थी, वो इंसान बहुत बड़ा बेवकूफ होता है। हॉबिन इस बात से एग्री करता है क्योंकि जब उसने बोमी के सामने पैगो से सेम टेक्निक का इस्तेमाल करा था तो पैगो ने बहुत मारा था हॉबिन को। हॉबिन बेचारा उदास सा हो चुका होता है कि अब आखिर पैगो को फाइट में कैसे हराएगा, क्योंकि उसको अपने चैनल पे वीडियोस तो डालनी ही होगी, क्योंकि वीडियोस से जो वो पैसे कमाएगा उससे उसे अपनी माँ का इलाज करवाना है। इसलिए वो ठान लेता है अब देखेगा वो सैम डैक की दूसरी वीडियो, जहाँ पे सैम डैक उसको सिखाने वाला है किसी आम इंसान को कैसे मारा जाए बिना मार खाए। और ये चीज सीखने में हॉबिन को लगभग 1 महीना लगने वाला है। और सैम डैक हॉबिन को क्या सिखाएगा ये काफी ज्यादा दिलचस्प है, इसलिए आप भी ध्यान से सुनना। सैम डैक अभी हॉबिन को टोटल 3 चीजें बताने वाला है, जिसमें से पहला है शरीर। हॉबिन को अपने शरीर को इतना ताकतवर बनाना होगा कि किसी डैमेज को झेल सके और किसी को अच्छे से मार सके। ऑब्वियसली इस चीज के लिए उसे एक्सरसाइज करनी है, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज ही काफी नहीं, उसको डाइट में भी ध्यान देना है और डाइट में सबसे जरूरी है प्रोटीन। हॉबिन काफी सारी प्रोटीन वाली चीजों को मिक्स करके उसका शेक सा बना के पी लेता है, और यही सबसे जरूरी बात है, आपको ऐसा नहीं करना। भले ही बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कितना भी प्रोटीन हम ले लें, क्योंकि अगर हम बहुत सारा खाना खाएंगे प्रोटीन लेने के लिए तो वो खाना हमें डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए, जो कि हॉबिन को बिल्कुल नहीं हुआ होता, इसलिए वो उल्टियां कर देता है। सैम डैक वीडियो में बताता है कि आजकल मार्केट में प्रोटीन पाउडर भी आते हैं जिसमें काफी अच्छा प्रोटीन होता है और डाइजेस्ट भी अच्छे से होता है, लेकिन हॉबिन दोबारा से पैसों का रोना धोना करने लगता है। वो पैसे खर्च नहीं करना चाहता प्रोटीन में। लेकिन इसके बाद सैम डैक दूसरी चीज बताता है, विल पावर। विल पावर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना विल पावर के कोई इंसान कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। इसलिए इंसान के अंदर जुनून तो होना चाहिए किसी काम को करने का, तभी बात बनेगी। और तीसरी चीज है स्टेमिना, क्योंकि जब स्टेमिना होगा तभी इंसान किसी फाइट में टिक सकता है। और स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए सैम डैक ने स्विमिंग को काफी ज्यादा बेस्ट बताया होता है। अपना हॉबिन क्योंकि स्विमिंग पूल अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए बाथ टब में ही स्विमिंग करने लगता है जहाँ पे बुढ़े नहाने के लिए आते हैं। और ना सिर्फ इससे स्टेमिना इंक्रीज हो रहा होता है, बल्कि वो मुक्के मारना भी सीख रहा होता है, क्योंकि वो पानी में मुक्के ही चला रहा है। लेकिन सैम डैक एक और बात कहता है, ये तीनों चीजें करने का भी कोई फायदा नहीं, तुम्हें एक स्किल चाहिए होगी किसी को मारने के लिए। मतलब जो 3 चीजें हॉबिन सीख रहा है वो काम की तो है, लेकिन 1 महीने में कोई इंसान उसको ज्यादा अच्छे से नहीं सीख सकता। इसलिए सैम डैक अब हॉबिन को एक स्किल सिखाने वाला होता है। ये स्किल सच में काफी ज्यादा जबरदस्त होती है किसी भी बिगिनर के लिए, क्योंकि जब एक रिपोर्टर ने एक मार्शल आर्ट चैंपियन से पूछा था कि अगर आप एक कमजोर से बच्चे होते तो आप कौन सी स्किल सीखते या फिर कौन सा मार्शल आर्ट सीखते खुद को बचाने के लिए, तो उस मार्शल आर्ट चैंपियन ने कहा था, मैं कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखता, बल्कि मैं सीखता लो किक। और मैं जानता हूँ ये लो किक सुनने में सच में काफी बचकाना लग रहा होगा, लेकिन सच में काफी काम की चीज होती है। और प्रेजेंट मोमेंट में हॉबिन पैको के यही लो किक मारता है उसकी काफ में, लेकिन पहली लो किक में पैको को कुछ नहीं होता, बल्कि वो हॉबिन को कहता है, अबे घंचक कर, लो किक को काफ में नहीं थाई में मारा जाता है। लेकिन मुनशॉक को अच्छे से पता होता है जो लो किक काफ में मारी जाती है वो भी काफी ज्यादा जबरदस्त होती है, और इस तरह की लो किक्स बड़े बड़े फाइटर्स को मैदान छोड़ने में मजबूर कर सकती है। पैको के लो किक मारने के बाद हॉबिन इधर उधर हिल रहा होता है ताकि पैको के हमले से बच सके, और दोबारा से लो किक मार देता है। पैको का इससे दिमाग खराब हो रहा होता है और वो झपट पड़ता है हॉबिन की तरफ उसको मारने के लिए। और हॉबिन को याद आता है उसको ये भी सिखाया गया है, अगर सामने वाला बंदा तुमसे तगड़ा है तो तुम भाग भी सकते हो। हॉबिन अब पैको से बचता हुआ पूरी क्लास में भाग रहा होता है और मौका मिलते ही दोबारा से उसके लो किक मार देता है। उसकी लो किक्स अभी काम भी आ रही होती है, लेकिन वो बार बार लो किक्स ही मार रहा होता है। और पैको को ये पैटर्न समझ आ चुका होता है, इसलिए पैको बार बार इसको डॉच कर रहा होता है या फिर ब्लॉक कर रहा होता है। और अब हॉबिन के ऊपर भारी पड़ने लगा होता है। हॉबिन मार खा रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी लो किक मारता है पैगो के, लेकिन पैगो दोबारा से ब्लॉक कर लेता है। हॉबिन पैगो के इतने लो किक मार चुका होता है कि अब तो पैगो को अच्छी तरीके से पता है कि ये लो किक ही मारने वाला है अगली भी। लेकिन इसी चीज में एक ट्विस्ट है। दरअसल सैम डैक ने एक और चीज सिखाई होती है हॉबिन को, और वो है स्विमिंग करना स्टेमिना बढ़ाने के लिए, और उसमें हॉबिन मुक्के मारते हुए स्विमिंग कर रहा था। और इसी चीज का फायदा अब हॉबिन को होने वाला है। जैसे ही वो दोबारा से एक और लो किक मारने के लिए आता है, पैको उसको ब्लॉक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हॉबिन इस बार लो किक नहीं मारता, बल्कि पैको के मुंह पे वही मुक्का मार देता है जो वो स्विमिंग करते हुए कर रहा था। और ये मुक्का पैको के मुंह पे इतना खतरनाक पड़ता है कि वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, यानी कि पैको हार चुका है। और पैको के साथ के बंदे अभी हॉबिन को मारने के लिए आ रहे होते हैं, उसके साथ चौड़े हो रहे होते हैं। इतने में ही स्नैपर हॉबिन के आगे आ जाता है और उन दोनों को हड़का देता है। स्नैपर जानता है ये दोनों भी स्नैपर को मार सकते हैं, लेकिन उसके मन में ये है कि अगर हॉबिन मेरे लिए मार खा सकता है तो मैं
क्यों नहीं। लेकिन सरप्राइजिंगली पैको के साथ के बंदे स्नैपर से डर चुके होते हैं। स्नैपर को ये काफी बढ़िया लगता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके पीछे मुनशॉक खड़ा है और वो दोनों लड़के मुनशॉक से ही डरे होते हैं। लेकिन फाइनली हॉबिन फाइट जीत चुका होता है, जिस वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और रोते हुए ही अपने सब्सक्राइबर्स को कहता है, मेरे चैनल वायरल हिट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फाइनली हॉबिन के अब अच्छे दिन शुरू हो चुके होते हैं। पैको के सब्सक्राइबर्स अब आ रहे होते हैं वायरल हिट में। और इसके अगले सीन में जब हॉबिन अपनी मदर से हॉस्पिटल में मिलने के लिए गया होता है, तो उसकी मदर उसको कहती है, यहाँ पे तुम्हारा एक दोस्त आया था। स्नैपर भी दरवाजे के बाहर से ये बात सुन रहा होता है और सोच रहा होता है अभी हॉबिन उसी का नाम लेगा, हाँ वही आया होगा मेरा दोस्त। लेकिन हॉबिन पहले से ही स्नैपर की बात नहीं कर रहा था, बल्कि वो कहता है क्या यहाँ पे मुनशॉक आया था। ये सुन के स्नैपर का दिमाग खराब हो जाता है और वो हॉबिन के ऊपर एक मुक्का मार देता है जब हॉबिन बाहर आता है। लेकिन हॉबिन अपना माथा आगे ला के उसका डैमेज कम कर देता है। लेकिन ये बात तो पक्की है, इन दोनों की दोस्ती अब काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। इसके बाद ये दोनों आराम से हॉबिन के घर जाते हैं और आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब हमें हमारे चैनल के लिए एक एडिटर की जरूरत है, क्योंकि स्नैपर सिर्फ वीडियो शूट करता है, उसको वीडियो एडिट करनी इतनी अच्छे से नहीं आती। हॉबिन तो सोच रहा होता है एक एडिटर के लिए उसे अखबार में ऐड देना पड़ेगा, लेकिन उसको ये बात नहीं पता कि स्नैपर इस चीज को भी लाइव दिखा रहा है, ताकि उसकी ऑडियंस में से ही कोई उसको ऐसा मिल सके जो इनकी एडिट कर सके वीडियोस को। हॉबिन की उम्मीद से भी ज्यादा लोग रिप्लाई करते हैं एडिटिंग करने के लिए, लेकिन हॉबिन को वो लोग कुछ खास पसंद नहीं आ रहे होते। लेकिन तभी एक अंकल का कमेंट आता है, मैं तुम्हारी एडिटिंग कर सकता हूँ। हॉबिन लोगों को लग रहा होता है कि आखिर इस अंकल को क्या ही आता होगा, लेकिन अंकल कमेंट में ही इनको डांट देता है कि आजकल के ये बच्चे सच में अजीब हैं। खैर ये अंकल कैसा भी होगा, लेकिन एडिटर काफी बढ़िया लग रहा होता है इसकी बातों से, इसलिए हॉबिन लोग सोचते हैं कि ये इस अंकल का इंटरव्यू लेंगे कहीं पे मिलके। इसके बाद हॉबिन और स्नैपर क्लासरूम में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि उस अंकल का इंटरव्यू कहाँ पे मिले उससे। लेकिन हॉबिन अब भी यही बोलता है कि वो अंकल से जब हम मिलेंगे वो तब भी बोल देगा कि आजकल के बच्चे ढक्कन होते हैं। लेकिन इतने में ही इनकी क्लास में फर्स्ट ईयर की एक लड़की आती है, यानी कि गेओल, जो इनको कहती है, मैं अभी तक यहाँ पे आई भी नहीं और तुम मेरी बेइज्जती करना स्टार्ट कर दिया तुमने। यानी कि जिस बंदे को ये अंकल समझ रहे थे वो अंकल नहीं, वो ये थी। स्नैपर ग्योल के सामने चौड़ा हो रहा होता है, उसे उंगली दिखाते हुए कि तुझे आता है क्या सच में एडिट वेडिट करना। लेकिन ग्योल प्यार से उसकी उंगली पकड़ लेती है और स्नैपर लॉन्डो की वही कमजोरी वाली दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ पे स्नैपर अपने ख्यालों में सोच रहा होता है कि स्नैपर की ग्योल से शादी हो चुकी है और वो ऑफिस से घर आ रहा है। ग्योल बहुत ही प्यार से घर में उसका स्वागत कर रही है, लेकिन इतने में ही ग्योल का कुत्ता कहता है, अबे साले स्नैपर होश में आ जा। और यही चीज सेम बोली होती है हॉबिन ने प्रेजेंट मूवमेंट में स्नैपर को। खैर हॉबिन लोगों ने डिसाइड कर लिया होता है वो ग्योल को अपना एडिटर रखेंगे। ग्योल इनके चैनल में क्या क्या कमी है अभी ये भी बताती है, जैसे कि इनका एक इंट्रो होना चाहिए, साथ में इन्हें अपने सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स को भी हाईलाइट करना चाहिए, जो काफी ज्यादा मजेदार कमेंट्स होते हैं। हॉबिन बस ऐसी मजाक में पूछ लेता है कि जो तुमने हमारी सैंपल वीडियो एडिट करी है, क्या तुम्हें उसमें कोई दिक्कत आई थी। ग्योल बताती है, जब तू पैगो से मार खाते हुए अपना अंडरवियर उतारने वाला था, उससे पहले तेरे अंडरवियर का अंदर का बहुत ही खतरनाक मंजर नजर आ रहा था, मुझे उसे एडिट करने में बहुत दिक्कत हुई थी। हॉबिन ये बात सुनकर शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन इसके अगले सीन में हम देखते हैं बोमी को। बोमी चलते चलते अपने मन में सोच रही होती है, हॉबिन अब मेरा कॉल भी नहीं उठाता, उसको शायद अब एक एडिटर भी मिल चुकी है। इतने में वो देखती है एक गेम सेंटर के बाहर में काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, और ये भीड़ इसलिए लगी है क्योंकि गेम सेंटर के अंदर एक बंदा है जिसने काफी सारे लोगों को काफी सारा मारा है और मस्त करके अपना टेकन जैसा कोई गेम खेल रहा होता है। और इस एनीमे में मुझे इसी बंदे का इंतजार था, ये है टेहुन, यानी कि हानशु शियोंग का बेटा। टेहुन जो अभी गेम खेल रहा होता है, एक छपरी लौंडा उसके पास आता है और उसको कहता है, तूने इतने सारे मेरे साथ के बंदों को क्यों मारा। टेहुन अब इसको भी पेलने के लिए तैयार होता है और कहता है, तेरे पास 100 येन है क्या। दूसरे सीन में स्नैपर और हॉबिन टेहुन के ही बारे में बात कर रहे होते हैं। स्नैपर हॉबिन को बताता है टेहुन गैंगबग हाई का एक बहुत ही खतरनाक बंदा है जो कि इस्तेमाल करता है टाइकोंडो का, लेकिन स्नैपर को टाइकोंडो के बारे में ठीक से पता नहीं होता, इसलिए टाइकोंडो का मजाक उड़ा रहा होता है और कहता है टाइकोंडो वालों की बस टांग पकड़ लेनी होती है, उसके बाद टाइकोंडो वाले कुछ नहीं कर सकते। अगर गैंगबग हाई में मैं होता तो टेहुन का तो कुत्ता बनाता ही, बल्कि पूरे के पूरे स्कूल का डॉन होता। लेकिन इतने में यहाँ पे ग्योल आती है और इन दोनों को कहती है, अबे गधों, टाइकोंडो किसी काम की नहीं, ऐसा तो कोई नौसिखिया ही सोच सकता है, क्योंकि टाइकोंडो में जो किक पावर और स्पीड होती है वो बाकी के किसी भी मार्शल आर्ट से काफी ज्यादा होती है। और इसके बाद हमें बताया जाता है टेहुन के बारे में। टेहुन को गैंगबग हाई का मॉन्स्टर कहा जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा स्कूल इससे डरता है और ये लोगों को पकड़ के उन्हें
टॉर्चर करता है, और वो भी उन्हीं के दोस्तों के सामने, ताकि इसको मजा आए। ये लोगों से चीजें मांगता है इसलिए नहीं कि इसे चीजें चाहिए, बल्कि इसलिए ताकि ये लोगों को परेशान कर सके और उन्हें मार सके। हम देखते हैं अपने स्कूल के लॉन्डो को तो ये मारता ही है, साथ में गेम सेंटर में जहाँ पे प्रेजेंट मूवमेंट में वो बैठा था वहाँ के लॉन्डो को भी मारता है। कुल मिला के टेहुन एक नंबर का सनकी होता है, जो कि एक प्रोफेशनल फाइटर भी है, लेकिन किसी रीजन की वजह से इसने टाइकोंडो करना छोड़ दिया है। हॉबिन को जब ये सारी बातें पता चलती है तो वो स्नैपर को कहता है, अबे साले, बलि का बकरा बनाने के लिए तुझे मैं ही मिला था क्या? उस पागल से मैं कैसे फाइट करूं? स्नैपर कहता है, देख भाई, अगर हमें अपने चैनल को इंक्रीज करना है तो हमें खतरनाक बंदों से फाइट करके उनको हराना तो होगा ही। और इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं टेहुन को, जो मस्त करके जा रहा होता है। इतने में ही 3-4 लॉन्डे उसके सामने आ जाते हैं। ये उन्हीं लोगों के दोस्त होते हैं जिन्हें टेहुन ने गेम सेंटर में मारा था, और यहाँ पे अभी टेहुन से बदला लेने के लिए आ रखे हैं। पहले तो ये टेहुन के टाइकोंडो का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि इसका तो कुत्ता बना देंगे, आखिर ये बच्चा मतलब समझता क्या अपने आप को। और जैसे ही सामने वाला बंदा टेहुन को मारने के लिए आता है, टेहुन वहाँ से हट के सामने वाले बंदे के लाते ही लाते बजा देता है, और दूसरे बंदे से कहता है, तेरे पास 100 येन है क्या? दूसरा बंदा डरते हुए कहता है, भाई तू सब कुछ ले ले, लेकिन हमें जाने दे प्लीज, हमें छोड़ दे। लेकिन टेहुन इन्हें जाने नहीं देता, बल्कि इसी के दोस्त के सामने, मतलब जो मोटा इसके ऊपर हमला कर रहा था, उसको मार रहा होता है। क्योंकि टेहुन को किसी के दोस्त के सामने किसी को मारना बहुत अच्छा लगता है, उसे मजा आता है किसी को तड़पाने में, इसीलिए ये पागल है। और हांजो शियोंग भी हमेशा इसलिए इसकी चिंता करते रहते हैं, ना जाने ये किस लफड़े में पड़ जाएगा बावला। खैर, टेहुन बहुत ही बेरहमी से इन बंदों का कुत्ता तो बना ही रहा होता है, लेकिन दूर से स्नैपर चुपके से इसकी वीडियो बना रहा होता है। टेहुन पलट के उस तरफ देखता है, लेकिन स्नैपर पीछे हो जाता है। स्नैपर को लगता है कि वो बच चुका है, और इसके बाद वो सीधे जाता है हॉबिन के पास। और जब ये हॉबिन से बात कर रहा होता है, अचानक से ये दोनों धप्पा हो जाते हैं। इनके पीछे से आ जाता है टेहुन, यानी कि अब इन दोनों की भी वाट लगने वाली है। टेहुन स्नैपर से पूछता है, अबे साले, तू मेरी वीडियो क्यों बना रहा था बे? स्नैपर बातें बनाते हुए कहता है, भाई आपके मूव्स मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे थे, मैं इसलिए वीडियो बना रहा था। हॉबिन की भी फटके 4 हो चुकी होती है, क्योंकि टेहुन इनका कभी भी कुत्ता बना सकता है। लेकिन इतने में भागती हुई यहाँ पे ग्योल आ जाती है इन दोनों को बचाने के लिए, और हॉबिन और ज्यादा चिंता में आ जाता है, क्योंकि अगर ग्योल ने यहाँ पे कोई हरकत कर दी, जैसे कि बोमी की तरह पैगो को थप्पड़ मार दिया था बोमी ने, वैसे ही ग्योल ने अगर टेहुन के साथ कर दिया तो टेहुन तीनों का कुत्ता बनाएगा। वो ये भी नहीं देखेगा कि लड़की कौन है लड़का कौन है। लेकिन सरप्राइजिंगली ग्योल आती तो बहुत जोश में है, लेकिन जल्दी ही ठंडी पड़ जाती है। उसे पता है टेहुन कुत्ता बना देगा। अब ये तीनों टेहुन के सामने खड़े होते हैं, और ग्योल कहती है, अगर तुमने मुझे मारा तो मैं अपने डैडी को बता दूंगी। और सच में अगर ग्योल के डैडी यहाँ पे आ गए तो टेहुन की उनके सामने कोई औकात नहीं। लेकिन टेहुन पहचान जाता है, ये लोग तो वायरल हिट चैनल वाले बंदे हैं, और इन लोगों को इनके सब्सक्राइबर्स बोल रहे थे टेहुन से ही फाइट करने के लिए, और ऐसी चीजें करके ये काफी सारे पैसे भी कमाते हैं। इससे टेहुन का मन बन चुका होता है इनसे मस्ती लेने का। वो हॉबिन लोगों से कहता है, अपना यूट्यूब चैनल मेरे हवाले कर दो। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, टेहुन किसी से भी कुछ इसलिए नहीं मांगता कि उसको चाहिए, बल्कि वो इसलिए मांगता है ताकि सामने वाले को परेशान कर सके, सामने वाले के दोस्त के सामने ही उसको मार सके। स्नैपर के पेट में तो लात पड़ चुकी होती है, और हॉबिन से अब भी पूछा जा रहा होता है, जल्दी दे बे, अपना चैनल मुझे जल्दी दे। ऑब्वियसली हॉबिन सीधा तो बोल नहीं देगा कि हाँ मेरा चैनल ले लो, इसलिए टेहुन स्नैपर का कुत्ता बना रहा होता है, और ऐसा वो जानबूझ के कर रहा होता है स्नैपर के दोस्तों के सामने, ताकि स्नैपर और उसके दोस्त खुद को लाचार समझे। स्नैपर का टेहुन ने काफी गंदा कुत्ता बना दिया होता है, जो कि हॉबिन से अब देखा नहीं जा रहा होता, इसलिए वो कह देता है, ठीक है, मैं अपना यूट्यूब चैनल तुम्हें दे दूंगा, उसके बाद तो तुम हमें मारना बंद कर दोगे ना। हॉबिन ने ये बहुत बड़ी बात बोल दी होती है, इसलिए ये यहाँ पे अभी बच चुके होते हैं, लेकिन स्नैपर नहीं। इसके अगले सीन में स्नैपर सीधा हॉस्पिटल में दिखता है। उसकी कुछ पसलियां टूट चुकी होती हैं मार खाने की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी स्नैपर हॉबिन को कहता है, आखिर तू ये क्या कर रहा है, तू उसको चैनल कैसे दे सकता है? जब तूने पैगो को फाइट में हराया था तो मुझे लगा था कि तेरे जैसा कमजोर बंदा अगर ऐसा कर सकता है तो मैं भी हार नहीं मानूंगा, इसलिए मैं तो मार खाने के डर से टेहुन को चैनल नहीं दूंगा। लेकिन हॉबिन बताता है, देख यार, पैगो की बात अलग थी, पैगो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन टेहुन एक प्रोफेशनल फाइटर है, उससे कैसे पंगा ले सकते हैं हम और उसे कैसे हरा सकते हैं। ये कह के हॉबिन यहाँ से जाने लगता है, और इतने में ही यहाँ पे आती है ग्योल। ग्योल को देख के स्नैपर के पूरे हाव भाव ही बदल जाते हैं। वो खुद को काफी ज्यादा चौड़ा दिखा रहा होता है ग्योल के सामने, मतलब कि जैसे काफी ज्यादा हिम्मत वाला बंदा होगा। ग्योल स्नैपर के साथ यहाँ पे रुकने की सोच रही होती है, लेकिन स्नैपर कहता है, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मुझे आराम करना है। और वो जो टेहुन वाली बात थी, वो तो टेहुन की किस्मत अच्छी थी, नहीं तो मैं टेहुन को बहुत ज्यादा मारता। ग्योल स्नैपर के कहने में यहाँ से चली जाती है, और जैसे ही वो जाती है तो स्नैपर रोने लगता है, क्योंकि अंदर से वो टूट चुका होता है, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता है वो लोग टेहुन का कुछ नहीं उखाड़ सकते। दूसरी तरफ हॉबिन भी एक जगह पे खड़ा होकर यही सब सोच रहा होता है। उसे वो पल याद आ रहे होते हैं जब उसके ही सामने बोमी को भी बहुत ही सताया जा रहा था, और अब स्नैपर को भी किसी ने पेल दिया
दिया है और वो कुछ नहीं कर सका। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गेम सेंटर का सीन। यहाँ पे टेहुन मस्त करके गेम खेल रहा होता है। ये एक 1 वर्सेस 1 फाइट गेम होता है और यहाँ पे भी टेहुन ने टाइकोंडो प्लेयर छांट रखा होता है और इस प्लेयर से वो काफी सारे लोगों को हरा रहा होता है। यानी कि वो असल में भी टाइकोंडो में काफी अच्छा है और गेम में भी। लेकिन इतने में ही गेम के अंदर उसकी फाइट होती है किसी दूसरे बंदे से और उसको पड़ता है परफेक्ट, यानी कि टेहुन बहुत गंदा हारता है। और जिसने टेहुन को हराया है वो और कोई नहीं बल्कि होता है हॉबिन। हॉबिन को देख के टेहुन का मत्था सनक जाता है। वो सोचता है हॉबिन यहाँ पे पंगे लेने के लिए आ रखा है, लेकिन हॉबिन तो उसको जानबूझ के परेशान कर रहा था, क्योंकि सैम डैक के मुताबिक अगर तुम्हें किसी टाइकोंडो वाले बंदे को हराना है तो पहले उसे थोड़ा परेशान करो। लेकिन ये परेशान करना हॉबिन को काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। टेहुन उसको पेलने ही वाला होता है। इतने में ही हॉबिन कहता है, मैं यहाँ पे तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पे तुम्हें अपना यूट्यूब चैनल देने के लिए आया हूँ। टेहुन कहता है, ला फिर जल्दी दे दे मुझे अपना यूट्यूब चैनल। लेकिन हॉबिन इसके सामने एक शर्त रखता है। हॉबिन इससे 1 महीने का टाइम मांगता है और 1 महीने बाद अगर टेहुन ने हॉबिन को फाइट में हरा दिया तो हॉबिन चू चा करे बिना इसको अपना चैनल दे देगा। लेकिन टेहुन है 1 नंबर का बेशरम और काफी ज्यादा ताकतवर बंदा। वो हॉबिन को कहता है, मैं चाहूँ तो तुझे अभी यहीं पे पेल के तेरा चैनल तुझसे ले सकता हूँ, आखिर 1 महीना रुकूं क्यों बे मैं। हॉबिन इसका जवाब काफी बढ़िया करके देता है। वो कहता है, क्या तुम्हें ये डर है 1 महीने बाद मैं तुम्हें हरा दूंगा, इसलिए अभी तुम मेरा चैनल मुझसे ले लोगे, है ना। टेहुन का दिमाग खराब हो जाता है और हॉबिन के पीछे वाली गेम मशीन को लात मार के तोड़ देता है और कहता है, जगह तेरी टाइम तेरा, बता दियो कहाँ आना है। और ये सारी बात हॉबिन हॉस्पिटल में आके ग्योल और स्नैपर को भी बता देता है और ऑब्वियसली उन दोनों को पता है हॉबिन उससे नहीं जीत सकता, इसलिए ग्योल जज्बातों में बह के बोल रही होती है, अगर हॉबिन उससे हार गया तो मैं खुद उसे मारूंगी। स्नैपर भी हॉबिन से पूछता है, अबे साले अब तू उससे फाइट करने के लिए तैयार क्यों हो गया। दरअसल हॉबिन टेहुन से फाइट करने के लिए इसलिए तैयार हुआ है क्योंकि उसे स्नैपर के दर्द का अंदाजा है। हॉबिन नहीं चाहता कि उसके दोस्त मार खाए और वो कुछ भी ना कर पाए, इसलिए चुपचाप से यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अब 1 महीना प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद वो देखता है सैम डैक की वीडियो, जहाँ पे सैम डैक अब उसे ये सिखाने वाला है कि एक आम इंसान किसी टाइकोंडो फाइटर को कैसे हरा सकता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हॉबिन ने इससे पहले जो जो चीजें सीखी हैं उसे वो याद होनी चाहिए, जैसे कि ओवर हेड हुक जिससे उसने पैको को फाइट में हराया था, और साथ ही में लो काफ किक, ये भी काम आएगी। ये सुन के हॉबिन को अच्छा तो लगता है, लेकिन इतने में सैम डैक बोल देता है, ये सबके बावजूद भी तू एक टाइकोंडो फाइटर को नहीं हरा सकता, ये नामुमकिन है। ये सुन के हॉबिन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, लेकिन इतने में ही सैम डैक कहता है, ये नामुमकिन तभी है जब एक MMA ऑफिशियल मैच चल रहा हो, लेकिन अगर एक सड़क की फाइट चल रही हो या फिर बाहर किसी जगह की फाइट चल रही हो तो हराया जा सकता है एक टाइकोंडो फाइटर को। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है, जिस जगह पे फाइट हो रही हो वो अच्छे से चुनना। जगह कोई ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे टाइकोंडो फाइटर अपनी लात का इस्तेमाल ना कर सके, यानी कि वो अपनी लातें खुल के ना चला सके। हॉबिन जैसे ये सुन के खुश हो रहा होता है, इतने में ही सैम डैक बोल देता है, इसके बावजूद भी कोई आम इंसान के चांस नहीं है टाइकोंडो फाइटर को हराने के। ये सब कुछ करने के बावजूद भी किसी आम इंसान के 5% चांस है बस टाइकोंडो फाइटर को हराने के। हॉबिन की फिर हालत खराब हो चुकी होती है, लेकिन सैम डैक कहता है, इस 5% को हम 40 में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये 5 से 40 पहुंचेगा टैकल अटैक से, यानी कि जिसमें किसी इंसान को पकड़ के गिरा दिया जाता है। और इसके लिए हॉबिन को अपनी कोर मसल्स पे ध्यान देना होगा, यानी कि अब उसे 1 महीने अपने कोर को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगाना है। और कोर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो पानी के अंदर ट्रेनिंग करता है, यानी कि पानी के बहाव के विरुद्ध जाने की कोशिश करता है, जिसमें काफी ज्यादा जान लगती है और इस चीज से स्टेमिना भी काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। और साथ ही में अपने कमरे की अलमारी में एक पावर केबल से भी लटक रहा होता है अपने कोर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और स्नैपर और ग्योल जब उसके घर में आते हैं और ये देखते हैं तो स्नैपर ये देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि ये लटकना वटकना तो हॉबिन बाहर किसी पार्क में भी कर सकता था, तो अलमारी के अंदर क्यों कर रहा है। लेकिन हॉबिन अभी प्रैक्टिस में ही ध्यान देता है। सैम डैक ने उसको कहा था तुम्हें अपने एब्स भी बनाने हैं, इसलिए वो एक भारी वेट उठा के एब्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और टाइकोंडो फाइटर को हराने के लिए एब्स की जरूरत है, ये चीज ग्योल भी मानती है। उसकी सोच सैम डैक से काफी ज्यादा मिल रही है। लेकिन ग्योल तो एक फाइटर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फाइटिंग के बारे में काफी कुछ जानती है। ये मुझे काफी ज्यादा डाउटफुल चीज लग रही है। ऊपर से वो किसी से बात ऐसे करती है जैसे कोई बहुत बड़ा इंसान होगा, यानी कि बहुत बड़ी उम्र का। और सच में यहाँ पे ग्योल के ऊपर मेरा शक और ज्यादा गहरा हो रहा है, लेकिन मैं अभी बताऊंगा नहीं शक किस चीज के मामले में हो रहा है, क्योंकि समझने वाले समझ जाएंगे और जो नहीं समझे उन्हें अभी बताने का फायदा नहीं। खैर ग्योल को फाइटिंग वाइटिंग के बारे में इतना कुछ पता होता है कि वो हॉबिन के एब्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसके पेट में हल्के हल्के लाते भी मारती है ताकि उसके एब्स मजबूत बने। और स्नैपर को इस चीज से जलन हो रही होती है। लेकिन अब वो दिन आ चुका होता है जब फाइट होनी है टेहुन वर्सेस हॉबिन। स्नैपर लाइव आ चुका
होता है, लेकिन हॉबिन लाइव में ही भाग जाता है मैदान छोड़ के, क्योंकि हॉबिन ने डिसाइड करा था कि वो टेहुन से किसी पतली सी जगह पे फाइट करेगा और उस दिन बारिश हो रही होगी ताकि टेहुन अपनी लातों का इस्तेमाल ठीक से ना कर पाए। लेकिन आज फाइट वाले दिन मौसम बिल्कुल साफ होता है, यानी कि हॉबिन का प्लान बेकार हो गया, इसलिए उसको मैदान छोड़ के भागना पड़ता है। और दूसरी तरफ लाइव स्ट्रीम टेहुन भी देख रहा होता है, जो कि अभी वॉशरूम में अपना टैंकर खाली कर रहा है और लाइव स्ट्रीम देखते हुए खुद से बोल रहा होता है, लगता है मैं अमीर होने वाला हूँ, मैं इतने सारे पैसे का क्या करूंगा। लेकिन हॉबिन दरअसल भागा नहीं था, वो बहुत बड़ी शानपत्ती कर रहा होता है। वो भाग के यहाँ वॉशरूम ही आ चुका होता है और स्नैपर ने लाइव स्ट्रीम ऑन कर दी होती है। आते ही साथ पहले तो वो टेहुन के मुंह पे पानी फेंकता है, जिससे टेहुन को गुस्सा आता है। और यही पहला नियम है किसी टाइकोंडो फाइटर को हराने का, अगर एक आम इंसान उससे फाइट कर रहा है, यानी कि टाइकोंडो फाइटर को परेशान करना है। इसके बाद हॉबिन एक पाइप से पूरे के पूरे वॉशरूम में पानी गिराने लगता है ताकि यहाँ पे फिसलन हो जाए और टेहुन अपनी लातों का ठीक से इस्तेमाल ना कर पाए। वैसे भी ये जगह बहुत ज्यादा पतली है, वो खुल के लाते नहीं चला पाएगा। हॉबिन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली होती है और एक अटैक करने के लिए आता है टेहुन के। टेहुन क्योंकि जगह की वजह से अपनी टाइकोंडो किक खुल के नहीं मार सकता, इसलिए एक मुक्का ही मार देता है हॉबिन के मुंह पे, जिससे हॉबिन पीछे हो जाता है। और टेहुन हॉबिन को कहता है, तुझे ऐसा क्यों लगा था बे कि मैं सिर्फ अपनी टांगों का इस्तेमाल करूंगा। इसी के साथ इनकी ऑफिशियल फाइट शुरू हो चुकी होती है, यानी कि जिसमें हॉबिन का यूट्यूब चैनल दांव पे लगा है और ये फाइट बिल्कुल एक तरफा होती है। टेहुन ने हॉबिन के रैप्टे ही रैप्टे बजा दिए होते हैं, बहुत ही गंदी मार खा रहा होता है हॉबिन। इतने में ही हॉबिन खुद को संभालते हुए एक काफ किक मारता है टेहुन की टांग में, जो कि टेहुन के काफी ज्यादा बढ़िया पड़ी होती है। हॉबिन के व्यूअर्स को भी मजा आ रहा होता है, क्योंकि टेहुन तो यहाँ पे खुल के लात नहीं मार सकता, लेकिन हॉबिन खुल के लात मार पा रहा होता है अपने जूतों की वजह से। दरअसल उसने ऐसे जूते खरीदे होते हैं जो पानी के अंदर भी नहीं फिसलेंगे, और इस चीज की उसने काफी प्रैक्टिस भी करी होती है। यानी कि हॉबिन तो पानी में काफी अच्छे से मूव कर पाएगा, लेकिन टेहुन नहीं। और अब हॉबिन को इस लाइव स्ट्रीम को लगभग 3 मिनट तक खींचना है, क्योंकि 3 मिनट के बाद ही एड अच्छे से चलना स्टार्ट होते हैं और ये पैसे कमा पाएंगे। लेकिन हॉबिन ने जो सोचा था कि टेहुन यहाँ पे ठीक से मूव नहीं कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा होता। टेहुन बस ठीक से लात नहीं मार पा रहा होता, बाकी मूव तो वो अच्छे से कर रहा होता है, क्योंकि उसका फुट वर्क काफी अच्छा होता है। और ऐसे ही मूव करते करते वो हॉबिन के लगातार पंचेस मारे जा रहा होता है। लेकिन हॉबिन के लिए फायदे वाली बात यह है कि वो यहाँ पे ठीक से मूव भी कर सकता है और किक भी मार सकता है। वो क्योंकि टेहुन से भाग नहीं पा रहा होता, इसलिए अब स्टार्ट कर देता है काफ किक मारना। एक आधी काफ किक वो टेहुन के मार भी देता है, लेकिन उसके बाद उसकी काफ किक टेहुन के ऊपर काम नहीं आती। टेहुन ने अभी मुक्को से ही इसका भूत बना दिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हॉबिन लगातार इसके ऊपर काफ किक मार रहा होता है, वो भी बोल के। मतलब कि अगर टेहुन को पता भी नहीं होगा कि ये काफ किक मारने वाला है, तो अगर हॉबिन बोलेगा तो पहले ही पता चल जाएगा। वैसे नॉर्मली तो ये हॉबिन की बहुत बड़ी बेवकूफी नजर आ रही होती है, लेकिन स्नैपर को अंदाजा हो जाता है। हॉबिन शायद अभी बिल्कुल वही करने की कोशिश कर रहा है जो उसने पैगो के साथ करा था। पैगो को भी लग रहा था कि हॉबिन लगातार बस काफ किक मारता रहेगा, और अचानक से ही हॉबिन ने पैगो के ऊपर ओवरहेड हुक मार दिया था उसके मुंह पे। और सच में हॉबिन अभी टेहुन के साथ भी यही करने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए बार बार काफ किक मारने से पहले बोल रहा होता है। लेकिन हर बार अपनी इस लो किक को फेल करवाने के बाद वो दोबारा से एक और काफ किक मारता है बोलते हुए, लेकिन इस बार वो काफ किक नहीं मारता। ये टेहुन के लिए बिल्कुल सरप्राइज होता है, क्योंकि हॉबिन ओवरहेड हुक भी नहीं मारता, वो कर देता है टैकल अटैक, जिससे वो टेहुन को पकड़ के बस गिराने ही वाला होता है। लेकिन हॉबिन जैसे पिद्दी के लिए टेहुन जैसे बंदे को गिराना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन तब जब हॉबिन के पास सैम डैक की टीचिंग्स ना हो। सैम डैक ने अपनी वीडियोस में पहले ही बताया था, कोई आम बंदा किसी प्रोफेशनल फाइटर को नहीं गिरा सकता, इसलिए अगर तुम्हें किसी को गिराना है तो उसके पैर के घुटने के पीछे से तुम्हें फोर्स लगाना है। अगर तुम उस पॉइंट से किसी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो कोई भी जमीन में गिर जाएगा। हॉबिन बिल्कुल इसी तरीके से टेहुन को जमीन में गिरा देता है, और अब करने वाला होता है उस टेक्निक का इस्तेमाल जो सैम डैक ने उसको वीडियो में सिखाया था। यानी कि जब वो अपनी घर की अलमारी में लटका करता था, वो कभी कभी क्रॉस हैंड करके लटकता था वहाँ पे, और ये सिर्फ कोर मजबूत करने के लिए नहीं था, बल्कि किसी का गला चोक करने के लिए भी था। हॉबिन अभी बिल्कुल यही करता है, टेहुन के ऊपर के अपने दोनों हाथों से उसके दोनों साइड के कॉलर पकड़ लेता है और अपने हैंड क्रॉस में करके उसका गला चोक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है। बल्कि टेहुन तो काफी ज्यादा रिलैक्स लग रहा होता है, जैसे कि उसको पता होगा कि ये क्या करने वाला है। और हॉबिन की ऑडियंस में से एक बंदा लाइव स्ट्रीम में बोल रहा होता है, टेहुन ने उसको जानबूझ के अपने ऊपर आने दिया है। और टेहुन ने ये करा इसलिए होता है क्योंकि जब हॉबिन उसके ऊपर आएगा, इतने में टेहुन उसका एक जूता निकाल लेगा, क्योंकि अगर टेहुन के पास भी वाटरप्रूफ जूता आ गया जिसमें वो फिसलेगा
करेगा नहीं तो वो अपनी टांगों का इस्तेमाल कर पाएगा, और अगर वो टांगों का इस्तेमाल कर पाया तो एक टाइकोंडो फाइटर को नॉर्मल बंदा कभी नहीं हरा सकता। एक नॉर्मल बंदा टाइकोंडो चैंपियन को सिर्फ तभी हरा सकता है जब टाइकोंडो वाला अपनी टांगे इस्तेमाल ना कर पाए। लेकिन टेहुन ने हॉबिन के एक पैर का जूता ले लिया होता है, यानी कि टेहुन अब कम से कम अपने एक पैर से तो ठीक से लात मार पाएगा हॉबिन के। लेकिन हॉबिन का जूता उसने राइट पैर पे पहना है, इसलिए उसको लात मारनी पड़ेगी लेफ्ट पैर से, और लेफ्ट पैर टेहुन का राइट पैर से कमजोर है उसका। हॉबिन फिर भी सोच रहा होता है कि वो टेहुन को दोबारा से पकड़ के चोक करके हरा देगा, लेकिन अब तो उसके लिए ऐसा करना लगभग नामुमकिन हो चुका है क्योंकि टेहुन अपनी टांगे इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए टेहुन और हॉबिन की दूरी अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, वो टेहुन के करीब भी नहीं आ सकता। और देखते ही देखते टेहुन ने हॉबिन का कुत्ता बना दिया होता है, लाते ही लाते बजा के। और इतनी सारी लाते मारने के बाद अपने जूते के पीछे का पहना हिस्सा हॉबिन के पैर के ऊपर मार देता है, जिससे उसे ऑब्वियसली काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा होगा। इसके बाद हॉबिन के पड़ती है एक बहुत ही खतरनाक टाइकोंडो की बैक किक, जिससे हॉबिन सीधा पीछे वाली दीवार में जाके छपता है। स्नैपर से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा होता, वो बस सोच रहा होता है कि बस अब फाइट खत्म हो जाए। लेकिन टेहुन हॉबिन के पास आके कहता है, अगर मैंने ये लात तेरे अपने सीधे पैर से मार दी होती तो तू मर चुका होता। लेकिन अभी के लिए हॉबिन अनकॉन्शियस तो हो चुका होता है, इसलिए टेहुन स्नैपर के पास जाता है और कहता है, ला अब यूट्यूब चैनल मुझे दे दे, चिंता मत कर, तेरी जॉब नहीं जाएगी। तू जैसे हॉबिन की वीडियो बनाता था अब मेरी बना। स्नैपर कहता है, रुक जाओ। टेहुन सोच रहा होता है कि आखिर ये इसको रुकने के लिए क्यों बोल रहा है, लेकिन स्नैपर कहता है, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसे बोल रहा हूँ, बस कर मेरे भाई, अब रुक जा। और हम देखते हैं हॉबिन बहुत ही खतरनाक तरीके से अपनी जगह पे दोबारा उठ चुका होता है। ये देख के तो एक पल के लिए टेहुन भी हैरान हो गया होगा कि आखिर ये बंदा है कौन जो इतनी मार खाने के बाद उड़ गया। दरअसल हॉबिन ने जो अपने एब्स की ट्रेनिंग करी थी वो यहाँ पे काम आ रही है। एब्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की वजह से ही वो जैसे तैसे इस लात को झेल पाया है और दोबारा से फाइट करने के लिए तैयार होता है। टेहुन उसकी तरफ आता है उसको मारने के लिए और दोबारा से एक और बैक किक मारता है, लेकिन हॉबिन ऊपर वाला डंडा पकड़ के ऊपर लटक जाता है और इस लात से बच जाता है और सीधा जंप करता है टेहुन के ऊपर और दोबारा से एक और चोक अटैक मारता है टेहुन के ऊपर। लेकिन ये वाला चोक अटैक पिछले वाले की तरह नहीं होता। इस वाले चोक अटैक का नाम होता है बेसबॉल चोक अटैक, जो कि इस बार बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पड़ा होता है। टेहुन के साथ अभी कुछ ऐसा हो रहा होता है जो उसके साथ पहले भी हो चुका है, यानी कि एक बार ऐसे ही वो पहले किसी MMA फाइट में हारा था और वो जिससे हारा था वो था मुनश्योक। वो हार से टेहुन इतना ज्यादा टूट गया था कि उसके ही बाद से उसने टाइकोंडो करना छोड़ दिया था और इस वक्त एक बार फिर से हार बिल्कुल उसके सामने होती है। उसका गला लगातार चोक हो रहा होता है। वो हॉबिन को टैप भी कर रहा होता है जिसका मतलब होता है हार मानना, लेकिन हॉबिन रुकता नहीं है क्योंकि अगर वो रुक गया तो टेहुन बेहोश नहीं होगा और अगर वो बेहोश नहीं हुआ तो हॉबिन का कुत्ता बना देगा। इसलिए लगातार टेहुन के ऊपर चोक लगाए रखता है। अब तो टेहुन बेहोश भी हो चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हॉबिन ने उसे नहीं छोड़ा होता। स्नैपर पीछे से कहता है, भाई उसको छोड़ दे नहीं तो अब वो मर जाएगा। लेकिन हॉबिन की बॉडी में जोश भरने वाले केमिकल्स दौड़ चुके होते हैं जो बॉडी नेचुरली रिलीज करती है। उसे अगल बगल की कोई आवाजें सुनाई नहीं दे रही होती। उसे बस इतना पता होता है कि सैम डैक ने वीडियो में कहा था किसी बंदे का चोक सिर्फ तभी रिलीज करना जब 10 सेकंड पूरे हो जाएंगे, उससे पहले मत करना नहीं तो वो बेहोश नहीं होगा। भले ही टेहुन ने हिलना बंद कर दिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हॉबिन 10 सेकंड का इंतजार करता है और उसी के बाद उसको छोड़ता है। और फाइनली टेहुन दूसरी बार अपनी लाइफ में हार चुका होता है और ऑब्वियसली पहली बार वो मुनश्योक से हारा था। लेकिन टेहुन को हराने के बावजूद भी स्नैपर और ये दोनों यहाँ से गए नहीं होते। ये शायद से टेहुन को उठा के किसी अच्छी सी जगह में रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही टेहुन उठ जाता है और हॉबिन का गला पकड़ के कहता है, साले तू मेरे हाथ से मरने वाला है। लेकिन हॉबिन उसको बताता है वो अब तक यहाँ से इसलिए नहीं गया क्योंकि उसको इसकी चिंता हो रही थी। हॉबिन टेहुन को उसकी हाथ की घड़ी भी देता है जो जमीन में गिरी हुई थी। और वैसे तो टेहुन एक नंबर का हरामखोर है, लेकिन ना जाने क्यों अभी थोड़ा सा इमोशनल लग रहा होता है। उसे गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन हॉबिन को छोड़ के यहाँ से निकल लेता है। ये जीत हॉबिन के लिए बहुत बड़ी होती है। खुद को संभालने के बाद और टेहुन के यहाँ से जाने के बाद ही वो स्टार्ट कर देता है एक बॉडी स्प्रे का एड, जो कि शरीर के पसीने को हटाने में मदद करता है। और अगले सीन में ग्योल रॉ लाइव स्ट्रीम की फुटेज को एडिट कर रही होती है ताकि अच्छी तरीके से ऑडियंस के सामने रख पाए। और जब अच्छी तरीके से वीडियो अपलोड होती है तो उसमें लगभग 30 लाख तक व्यूज आते हैं और हॉबिन के सब्सक्राइबर्स अब लगभग हो चुके होते हैं 1,90,000। लेकिन हॉबिन को यह बात नहीं पता थी कि जो उसकी ये वीडियो वायरल हुई है वो उसके लिए एक और परेशानी लेके आने वाली है, यानी कि एक और बहुत ही खतरनाक नया दुश्मन। खैर हॉबिन ने जो टेहुन को फाइट में हराया है ये चीज पूरे इंटरनेट में वायरल हो चुकी होती है और बोमी भी अपने रेस्टोरेंट में काउंटर के पीछे छुप के हॉबिन की वीडियोस देख रही होती है। इतने में ही वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा हैवान सा बंदा आता है जो बोमी को कहता है, क्यूटी
मुझे अपना मोबाइल नंबर दो। बोमी इससे माफी मांगते हुए कहती है, मैं आपको अपना नंबर तो नहीं दे सकती, लेकिन आपने बर्गर के जो 30 सेट ऑर्डर करे थे वो ये रहे। यानी कि ये सांड अकेला 30 बर्गर खाने वाला है। और बोमी अपने मन में सोच रही होती है, ये सांड बार बार यहाँ पे आता रहता है, लेकिन जब वो पैगो नाम का छपरी यहाँ पे आया था मेरे लिए, उस समय हॉबिन ने मुझे बचा लिया था, लेकिन अब तो हॉबिन भी यहाँ पे नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक नॉन वेज की दुकान, जहाँ पे भारी भारी मीट रखी होती है जो लगभग 200 किलो की होती है, और इनको एक इंसान के लिए उठा पाना लगभग नामुमकिन है। यानी कि यहाँ के लोगों को इसको उठाने में दिक्कत हो रही होती है। इतने में वही मोटा जो बोमी से उसका मोबाइल नंबर मांग रहा था यहाँ पे आता है एज अ पार्ट टाइमर, और पूरी 200 किलो की मीट अपने कंधे में उठा के आराम से चला जाता है, वो भी बर्गर खाता हुआ और मोबाइल में वीडियो देखता हुआ। और वीडियो में इसने भी देख लिया होता है वायरल हिट नाम के चैनल ने टेहुन को फाइट में हरा दिया है, और इस बंदे के यानी कि हॉबिन के मिलियंस में व्यूज आते हैं। इस मोटे का नाम अभी हमें बताया जाता है जो कि होता है होंग मांगी, और इसके यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स होते हैं 7। इसलिए इसके दिमाग में आता है अगर ये हॉबिन को फाइट में हरा देगा तो इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्कूल, जहाँ पे ग्योल आराम से बैठ के ये नोट्स बना रही होती है कि आखिर मैं सबको अजीब कैसे नहीं लग सकती। उसके नोट्स पूरे होते ही अचानक से उसकी बेंच में आके एक नकली सांप गिरता है, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और हम देखते हैं ये सांप फेंका होता है 3 लॉन्डो और 2 लड़कियों ने, जो कि ग्योल का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये काफी ज्यादा अजीब है, ये बुड्ढों की तरह बातें करती है। इन्होंने ग्योल के डरने की वीडियो भी बना ली होती है, जिसे ग्योल इनसे लेने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ले नहीं पाती क्योंकि वो काफी ज्यादा छोटी है, बॉनी है। लेकिन इतने में इन 5 में से जो मेन लौंडा होता है वो ग्योल को धक्का मार के गिरा देता है। और पहले तो ये लोग बोल रहे होते हैं हम तुम्हारी वीडियो डिलीट मार देंगे, लेकिन ये मजाक कर रहे थे, क्योंकि ये लोग ग्योल की वीडियो डिलीट नहीं मारने वाले, क्योंकि इन्हें ग्योल को परेशान करने में मजा आता है। साथ ही में ये लोग हॉबिन की वीडियोस का भी मजाक उड़ा रहे होते हैं, जहाँ पे हॉबिन कम दर्द के साथ मार खाने की बात कर रहा था। लेकिन ग्योल को ये देख के सब कुछ गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में इनकी तरफ एक मुक्का मारती है और कहती है वो सारी चीजें सच हैं। लेकिन जैसे ये सामने वाले लौंडे के मुक्का मारती है तो वो अपना माथा आगे ले आता है, जिससे उसे तो दर्द नहीं होता लेकिन ग्योल के हाथ में दर्द होता है। मतलब कि इसने वही टेक्निक इस्तेमाल करी है जो हॉबिन अपनी वीडियोस में करता था। इसका मतलब ये भी हॉबिन की वीडियोस देखता होगा। इतने में एक लंबी लड़की ग्योल का पीछे से कॉलर पकड़ के उसको उठाती है और कहती है बेटी ज्यादा सियाणी बनने की कोशिश मत कर, खुद को क्यूट मत दिखा। ग्योल की आंखों में हल्के से आंसू होते हैं और वो कहती है मैं क्यूट बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैंने तो आज तक उसकी प्रैक्टिस भी नहीं करी। इतने में यहाँ पे आ जाता है इंसाफ का रखवाला जो इन सबको रोकता है और कहता है तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आते ही कब मार खा के ये जमीन में गिर जाता है हमें पता भी नहीं चलता। ऑब्वियसली ये स्नैपर है, आपको मतलब बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बंदे को फाइट करना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन मार बड़ी अच्छे से खाता है ये। और सामने वाले 5 लोग दोबारा से ग्योल और स्नैपर का मजाक उड़ाने लगते हैं, और जो हुडी और मास्क वाला बंदा है वो दोबारा से एक रैपट मारने की कोशिश करता है ग्योल के। लेकिन इतने में ही पीछे से हॉबिन आके इसका हाथ पकड़ लेता है। हॉबिन ने इसका हाथ तो पकड़ लिया होता है, लेकिन उसे अब एहसास हो रहा होता है कि हॉबिन इन लोगों के सामने बहुत ज्यादा पिद्दी है, इसलिए ये लोग हॉबिन को हॉबिन भी नहीं बल्कि हॉबिट बोल रहे होते हैं। बल्कि हॉबिन 18 साल का होता है और ये लोग 17 साल के, उसके बावजूद भी ये हॉबिन से लंबे हैं। हॉबिन के मन में वही बात आ रही होती है जो सबके मन में आती है कि आजकल के हमसे छोटे लोग भी हमसे इतने बड़े क्यों लगते हैं। ये सारे के सारे लोग हॉबिन का बहुत ही गंदा मजाक तो उड़ा ही रहे होते हैं, साथ ही में इन्हें हॉबिन से कोई खतरा भी महसूस नहीं हो रहा होता। ये लोग तो ये सोच के भी हंस रहे होते हैं कि आखिर इसने वो जो टेहुन है उसको फाइट में हरा कैसे दिया इस ढक्कन ने। इसलिए हुडी वाला बंदा हॉबिन को कहता है कि मुझे भी एक बार ट्राई करना चाहिए जो कि तूने टेहुन के साथ करा था। यानी कि अगर इसने हॉबिन को फाइट में हरा दिया तो हॉबिन को अपना यूट्यूब चैनल इसको देना पड़ेगा। ये सुन के हॉबिन का दिमाग खराब हो रहा होता है और अपने मन में कहता है क्या ये साला पागल हो गया है, ये साला मुझे हल्के में ले रहा है। टेहुन के सामने लोगों की कोई औकात नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे चौड़े हो रहे हैं मुझसे। ठीक है, मुझे इनसे टेहुन की ही तरह बात करनी चाहिए, मुझे इन्हें डराना चाहिए। इसलिए हॉबिन भी टेहुन की ही तरह कहता है ओए क्या तेरे पास 500 वॉन है। लेकिन हुडी वाला बंदा चुपचाप से हॉबिन के हाथ में 500 वॉन का सिक्का पकड़ा देता है, बिल्कुल किसी भीख की तरह। और ये लोग दोबारा से हॉबिन पे हंसने लगते हैं क्योंकि हॉबिन टेहुन की नकल कर रहा था। और हंसते हंसते ही हुडी वाला बंदा एक रैपट मारने वाला होता है हॉबिन के। हालांकि हॉबिन भी फाइट के लिए तैयार हो चुका होता है, लेकिन इतने में ही उसके पीछे से आ जाता है मुनशोंग, जिस वजह से हुडी वाला बंदा हॉबिन से फाइट नहीं करता। इसके अगले सीन में हॉबिन लोग बाहर आके बैठते हैं और आपस में उसी बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे कि वो लोग जो ग्योल को परेशान कर रहे थे उस बारे में भी। लेकिन ग्योल इस चीज का जवाब देते हुए कहती है ये बहुत बुरा है,
वो जवान बच्चे आजकल बहुत लोगों को परेशान कर रहे हैं। और अभी हमें पता चलता है कि ग्योल सिटी से बाहर गई थी जहाँ पे उसने एक फोटो क्लिक करी थी और शायद उन लोगों ने ग्योल से वो छीन ली। स्नैपर को ये काफी अच्छा मौका नजर आ रहा होता है ग्योल के सामने हीरो बनने का, इसलिए वो हॉबिन को कहता है अगर तू उन लोगों को ठिकाने नहीं लगा सकता तो मुझे बता, मैं उनको मारूंगा। स्नैपर और हॉबिन के बीच में थोड़ी बहुत फालतू की बहस होती है और हॉबिन साइड हट के स्टाइल दिखाते हुए ग्योल के चेहरे से उसके बालों को हटाता है और कहता है माफ करना ग्योल, मैं वहाँ पे डर गया था, लेकिन अगली बारी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उनको कैसे मारना है। ये सुन के ग्योल के गाल हल्के से लाल हो जाते हैं और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हॉबिन अपने घर में लेटा हुआ होता है और उसे उस पल का याद आ रहा होता है जब मुनशोंग आया था फाइट के बीच में, यानी कि जब हुडी वाला बंदा हॉबिन से फाइट करने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं उस वक्त हॉबिन मुनशोंग को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मुनशोंग भाई, क्या मैं आपको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकता हूँ? मुनशोंग कहता है तुझे जो करना है कर ले, लेकिन बोमी से बात कर ले, मुझे नहीं पता कि तू उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। हॉबिन कहता है हाँ ठीक है और चुपचाप से ये कह के चला जाता है। लेकिन हॉबिन के मन में यही चल रहा होता है कि कहना तो आसान है कि मैं जाके बोमी से बात कर लूं, लेकिन मैं किस मुंह से जाके उससे बात करूं क्योंकि पैगो ने उसके ही सामने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करी थी और हॉबिन तो बोमी के सामने अपना अंडरवियर भी निकालने वाला था, जिस वजह से बोमी को ऐसा नजारा देखने के लिए मिल जाता जिससे वो कभी उभर ही ना पाती। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ग्योल को उसके घर में, जहाँ पे ग्योल को याद आ रहा होता है कि हॉबिन ने उन बदमाशों से ग्योल को कैसे बचाया था और यही बात सोचते हुए एक मोटी सी खिलौने वाली बिल्ली को दबाते हुए ये काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन मुझे डाउट हो रहा है ये खुश हो रही है या फिर कुछ और, क्योंकि अब इसने बिल्ली को दीवार में चिपका के उसके मुक्के ही मुक्के बजा दिए होते हैं। इसके बाद हॉबिन को मैसेज करके कहती है बॉस क्या हम एक दूसरे से मिल सकते हैं काम के चक्कर में, ही। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बोमी के रेस्टोरेंट को जहाँ पे वो काम करती है और यहाँ पे होंग मांगी दोबारा से आया था बोमी से उसका मोबाइल नंबर मांगने के लिए और ऑब्वियसली बोमी ने उसको अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया होगा, इसलिए वो यहाँ से जा रहा होता है। और आपको बता दूं ये बंदा सिसीरियम का यूट्यूबर है, यानी कि अपने यूट्यूब पे ये सिसीरियम की वीडियो डालता है और अब इसके जो 7 सब्सक्राइबर थे अब उनमें से हो चुके होते हैं 6, यानी कि एक ने अनसब्सक्राइब कर दिया है। इतने में ही बोमी के बगल से कोई कहता है मुझे स्ट्रॉबेरी बिंगशू दे दो। बोमी जवाब देती है हमारे पास ये नहीं है, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है तो उसे पता चलता है ये बंदा है हॉबिन। हॉबिन को देख के ये काफी हैरान हो जाती है, जिस वजह से उसके हाथ से एक ट्रे छूट जाती है और वो हड़बड़ाते हुए यहाँ से जाने लगती है। हॉबिन यही सोच रहा होता है कि बोमी उससे अब भी गुस्सा है और अपने आप को बहुत ज्यादा कोस रहा होता है कि मैंने हरकत ही ऐसी करी है जिस वजह से वो मुझसे गुस्सा होगी ही। और साथ ही में उसने अपने हाथ में लिखा भी होता है कि उसने बोमी से माफी मांगनी है क्योंकि वो पिछली बार बोमी के साथ खाना नहीं खा पाया था। और इत्तेफाक से बोमी वो चीज देख लेती है जिससे उसकी हल्की सी हंसी छूट जाती है, लेकिन वो कहती है मैं हंस नहीं रही हूँ। लेकिन हॉबिन को बहुत खुशी होती है कि चलो कम से कम ये हंसी तो, और अपने हाथ पीछे छुपा लेता है। लेकिन बोमी कहती है देखो मैं हंसी नहीं, लेकिन मेरे जो गाल में डिम्पल्स है वो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन अभी बहुत सारे कस्टमर्स हैं इसलिए तुम यहाँ से जाओ। लेकिन सच बात तो ये है कि यहाँ पे हॉबिन के अलावा और कोई कस्टमर नहीं है और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बोमी थोड़ा सा जेलस फील कर रही है, इसलिए एक स्माइल के साथ कहती है वैसे तुम्हारे पास तो अब एक नई एडिटर है ना? क्या वो बहुत ज्यादा सुंदर है? इतने में ही ग्योल खुद ही यहाँ पे आ जाती है और कहती है हे क्या तुम ये पूछ रही हो कि मैं सुंदर हूँ या फिर नहीं? ग्योल यहाँ पे आके हॉबिन को कहती है कि उसको कुछ बात करनी है। ग्योल और हॉबिन यहाँ पे थोड़ा बहुत मजाक मस्ती कर रहे होते हैं और बोमी अपने मन में सोच रही होती है ये लड़की सच में काफी ज्यादा सुंदर है। लेकिन ग्योल यहाँ पे बोमी के लिए एक गिफ्ट ला रखी होती है और उसको देते हुए कहती है कि बॉस आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेताब थे, आप ग्योल से हर मामले में काफी ज्यादा अच्छी हो। मैं जानती हूँ हॉबिन थोड़ा सा अजीब है, लेकिन उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको गिफ्ट दिया उससे बात बन जाएगी। हॉबिन हमेशा आपसे मिलने की कोशिश करता रहता है। हॉबिन बिल्कुल धप्पा हो चुका होता है और हड़बड़ाते हुए ग्योल को बोल रहा होता है अरे अभी तू ये क्या बोल रही है तू? ग्योल स्माइल के साथ कहती है तुमने ही तो कहा था कि तुम इनके साथ टच में रहना चाहते हो, अब क्या हुआ? हॉबिन जैसे तैसे करके अपनी शर्मिंदगी को छुपाते हुए इससे बात करता है, यानी कि बोमी से बात करता है। लेकिन इतने में ही ग्योल कहती है आप लोग बात करो, मैं चलती हूँ, मैं तो बस यहाँ पे यूट्यूब चैनल के बारे में बात करने के लिए आई थी, वो बाद में भी कर सकते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं ग्योल गाना गुनगुनाते हुए जा रही होती है और उसे याद आता है जब बोमी हॉबिन को बोल रही थी जो तुम्हारी एडिटर है क्या वो बहुत ज्यादा सुंदर है? और हॉबिन ने कहा था हाँ वो बहुत ज्यादा सुंदर है और स्कूल में काफी ज्यादा फेमस भी है। यही बात याद करते हुए ग्योल ना जाने क्यों अपना पैर खंबे में मार देती है। लेकिन इसके अगले सीन में हम देखते हैं बोमी सड़क में हॉबिन से चैट करते हुए जा रही होती है। इतने में उसके बगल से कोई सांप फेंक के बोमी को डरा देता है। ये एक तरीके का प्रैंक होता है और ये प्रैंक उन्हीं लोगों ने करा होता है जो ग्योल को परेशान कर रहे थे और ये लोग इसी तरीके के काफी सारे प्रैंक्स बनाते रहते हैं जो कि काफी ज्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं और ऐसे ऐसे करके ही इन्होंने अपने सब्सक्राइबर 700K कर लिए होते हैं। हॉबिन हैरान होकर कहता है अब से मैं
मैं भी प्रैंक शूट करूंगा, मुझे भी अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं। लेकिन स्नैपर उसको बताता है ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इससे किसी के साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है। और बोमी के साथ कुछ देर पहले एक्सीडेंट ही हुआ था, इसलिए अभी वो हॉस्पिटल में होती है और मुनशोंग को बता रही होती है कि उसके साथ क्या हुआ था, यानी कि जब उन लॉन्डो ने उसके ऊपर सांप फेंका था तो बोमी झटके से पीछे गिर गई थी, जिस वजह से उसका पैर मुड़ गया था। और ये लॉन्डे बस इतना कहते हैं, थैंक यू इस वीडियो के लिए परमिशन देने के लिए, हम इसे यूट्यूब में डाल देंगे। बोमी को तो समझ भी नहीं आता कि आखिर ये हरामजादा बोल क्या रहा है। इतने में ये कार बोमी की तरफ आती है, जिससे उसका एक्सीडेंट बस होने ही वाला था, लेकिन वो बच जाती है। लेकिन ये हरामजादे इसकी भी वीडियो बना रहे थे और इसको भी अपलोड करने की सोच रहे थे, और ऐसा करते हुए वो लोग हंस भी रहे थे। और ये बात हॉबिन ने भी यहाँ पे आके सुन ली होती है। बोमी हॉबिन को कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हॉबिन चुपचाप से यहाँ से चला जाता है और उसको अपना अगला कंटेंट भी मिल चुका होता है, यानी कि अपना अगला टॉपिक, यानी कि उन हरामजादों को जिन्होंने ग्योल और बोमी को परेशान करा है उनका कुत्ता बनाना। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हॉबिन सैम डैक की वो वीडियो देख रहा होता है, जहाँ पे सैम डैक उसको सिखाने वाला है काफी सारे लोगों को अकेले फाइट में कैसे हराना है एक साथ। और वो स्कूल में स्नैपर को भी बताता है कि वो ऐसा करने वाला है, लेकिन स्नैपर उसको कहता है तू तो बोल रहा था कि तू डर गया उनसे, लेकिन क्या तू अब उनसे इसलिए पंगे करना चाहता है क्योंकि उन्होंने बोमी को परेशान करा? क्या तुझे लगता है तू उनसे जीत भी पाएगा या फिर नहीं? हॉबिन कहता है अगर मैं उनसे जीत न पाता तो उनसे फाइट करने की सोचता ही क्यों। और हॉबिन को सैम डैक की वीडियो में पूरा यकीन है, इसलिए उसने फाइट करने की सोची होती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं नेवल थीव्स को, और ये उन्हीं लोगों के चैनल का नाम है जिन्होंने बोमी और ग्योल को परेशान करा था। हम देखते हैं ये लोग ऊट पटांग सी प्रैंक वीडियोस बनाते रहते हैं, जिसमें ये लोगों को परेशान करते हैं, जैसे कि एलिवेटर में किसी गैंगस्टर की तरह एक्टिंग करना, जिस वजह से एक लड़की के आंसू आ जाते हैं, और जब लड़की की हालत खराब हो जाए तो बोल देना बहन डर गई, ये तो मजाक था। इसी तरीके से जहाँ पे लिखा होता है सिगरेट पीना मना है, जानबूझ के वहाँ पे सिगरेट पीना, जिस वजह से पुलिस वाले इनको धप्पा कर लेते हैं। और इस तरह की वीडियोस बनाने से इनके बहुत ही खतरनाक व्यूज आ रहे होते हैं, और हॉबिन लोगों की इन लोगों के ऊपर नजर होती है क्योंकि उनको पता है ये कुछ गलत कर रहे हैं। और स्नैपर इनकी गलती पकड़ भी लेता है, ना सिर्फ ये प्रैंक वीडियो बना रहे हैं गलत तरीके से, बल्कि समाज में लोगों को परेशान भी कर रहे हैं, जैसे वो लिफ्ट वाली लड़की। इस लड़की को इन लोगों ने जबरदस्ती लिफ्ट में रहने के लिए मजबूर करा होता है ताकि ये लोग अपना वो जो प्रैंक है उसको शूट कर सके। और उसी तरीके से जब ये नॉन स्मोकिंग एरिया में सिगरेट पी रहा था, वहाँ पे इतनी जल्दी पुलिस का आ जाना ये भी काफी ज्यादा सस्पिशियस बात होती है हॉबिन लोगों के लिए। दरअसल वहाँ पे जो पुलिस आई थी वो भी उनके साथ की जो 2 लड़कियां थी, उन्होंने झूठ बोल के उनको बुलाया था वहाँ पे, और बाद में बस पुलिस वालों से माफी मांग ली थी। एक तरीके से हॉबिन लोग उन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे होते हैं, और इस चीज के लिए अब हॉबिन इस्तेमाल करने वाला है रूमी का। वैसे भी रूमी तो इनके साथ मिलकर काम करना ही चाह रही थी क्योंकि उसको अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, इसलिए इनके साथ बोल रही होती है इनको चलो एक प्रैंक वीडियो बनाते हैं साथ में मिलके। लेकिन हॉबिन उसको कहता है मैं ऐसे काम नहीं करता, लेकिन अब तुझे हमारी मदद करनी होगी। इसके बाद रूमी उन नेवल थीव्स के पास जाती है, जहाँ पे ये लोग रूमी के ऊपर एक प्रैंक शूट करते हैं जो कि पहले से डिसाइड होता है। प्रैंक शूट होने के बाद रूमी बोल रही होती है वैसे भी अपने सब्सक्राइबर्स का बेवकूफ बनाने में मतलब कोई बुरी बात नहीं है, बनाना चाहिए। नेवल थीव के जो बंदे होते हैं वो भी इस बात से एग्री करते हैं, और अभी अपनी ऑडियंस का बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं कि वो लोग 1 नंबर के गधे हैं, उनको बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा आसान है। और रूमी को बताते हैं जो इनका अगला कंटेंट है वो है वायरल हिट चैनल को बर्बाद करना, जिसमें ये लोग एक वीडियो में ऐसा दिखाएंगे कि जो हॉबिन ने टेहुन को फाइट में हराया था असल में वो भी एक प्रैंक था, और हॉबिन टेहुन को हराने की बस एक्टिंग कर रहा था, अपनी ऑडियंस के साथ वो उनकी फीलिंग से खेल रहा था। वैसे भी ऑडियंस को बेवकूफ बनाने का काम ये लोग बहुत पहले से कर रहे थे, इनको मजा भी आता है और ऑडियंस को बेवकूफ भी समझते हैं। इन्होंने तो ये भी सोच के रखा होता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई, ये पकड़े गए तो बस माफी मांग लेंगे और ऑडियंस भूल जाएगी। और सच में ये सारी चीजें देख के ना मुझे कुछ रियल वर्ल्ड के क्रिएटर्स की याद आ रही है। खैर रूमी इन लोगों को कहती है ये काम तुम अकेले कर लो, इसमें मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स का बेवकूफ बनाना नहीं चाहती। लेकिन इस नेवल थीव के बंदे ने रूमी की छुप के वीडियो बना ली थी, जहाँ पे रूमी बोल रही थी कि अपने सब्सक्राइबर्स का बेवकूफ बनाना चाहिए, वो लोग बेवकूफ होते हैं। और अब हॉबिन से पहले ये लोग रूमी की कब्र खोदने वाले हैं, लेकिन रूमी इनसे भी ज्यादा शानी होती है क्योंकि रूमी भी इसकी छुप के वीडियो बना रही थी, यानी कि उसी वक्त की जब ये अपनी ऑडियंस को गालियां दे रहा था, उनको बेवकूफ बोल रहा था और ना जाने क्या क्या भला बुरा बोल रहा था। और ये सब रूमी कर रही होती है हॉबिन के फोन में, यानी कि हॉबिन के चैनल पे इनकी वीडियो जाने वाली है जिसपे हॉबिन इन सबको एक्सपोज करेगा। और ऑब्वियसली रूमी जो यहाँ पे अपनी ऑडियंस को बोल रही थी वो सब कुछ एक्टिंग थी ताकि इनका असली चेहरा सामने ला सके। इन नेवल थीव की फटके 4 हो चुकी होती है, इतने में ही हॉबिन लोग भी यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। रूमी ने हॉबिन का मोबाइल स्नैपर के पास पकड़ा दिया होता है और अब वो लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। साथ ही साथ में रूमी हॉबिन की लाइव स्ट्रीम में इन लोगों को बोल भी देती है हरामजादों मैं तुम्हारी तरह अपनी ऑडियंस से कभी झूठ नहीं बोलूंगी, मैं तो बस मजाक कर रही थी यहाँ पे। खैर रूमी ने अपना काम कर लिया होता है और अब यहाँ से शुरू होता है हॉबिन का काम। उसने इनको एक्सपोज तो कर ही दिया है लेकिन अब इनकी तोड़ने वाला है, और हॉबिन की इस वीडियो का टाइटल होने वाला है हाउ टू फाइट
विद मल्टीपल अपोनेंट्स। हॉबिन बहुत ही चौड़े में इन नेवल थीव्स के लोगों के सामने आता है और कहता है, चल आजा अब शुरू करते हैं, मुझे बोमी की वीडियो वापस कर। और ये बंदा और हॉबिन की ऑडियंस सब सोच रहे होते हैं कि आखिर हॉबिन इतना लंबा कैसे हो गया, क्योंकि हॉबिन जो कुछ चैप्टर्स पहले इससे छोटा लग रहा था अब इससे सच में लंबा हो रहा है। इसके बाद हम दोबारा से पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे हॉबिन सैम डैक की वीडियो देख रहा था, जहाँ पे सैम डैक साफ साफ बता देता है कि एक बंदा नॉर्मली 3-4 बंदों को फाइट में अकेले नहीं हरा सकता, ये नामुमकिन है। खासकर वो बंदा जिसने कभी प्रॉपरली फाइटिंग सीखी ही नहीं है, वो एक साथ 3 बंदों को कभी भी नहीं हरा सकता। लेकिन फिर भी अगर उसे हराना है तो उसे कम से कम सैम डैक के 10 लेसन्स अच्छे से आने चाहिए। इतना कह के सैम डैक वीडियो में जाने लगता है और कहता है, बाय, तुम नहीं हरा सकते 3 लोगों को, बाय बाय टाटा। हॉबिन हैरान हो जाता है, लेकिन उसे पता होता है कि ये बार बार ऐसा ही करता है, आखिरी में ये कोई रास्ता बता देता है। और सच में ऐसा ही होता है। सैम डैक अपनी जगह पे रुक जाता है और कहता है, भले ही तुम किसी को हरा नहीं सकते, लेकिन हमेशा जीतने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, और ये रास्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम कैसे किसी का शिकार ना बनो। उदाहरण के तौर पे तुम मेंटिस को ले सकते हो, वो ऐसा करता है। साथ ही में तुमने 2 गोरिल्लाओं को देखा होगा जो अपनी ताकत एक दूसरे को दिखाते हैं, और इसी चीज में ये बात छुपी है कि एक बिगनर मल्टीपल अपोनेंट्स को अकेले कैसे हरा सकता है। तुम्हें मेंटिस की तरह चालबाजी करनी होगी और गोरिल्ला की तरह दम दिखाना होगा अपना, यानी कि आसान शब्दों में तुम्हें खुद को बड़ा दिखाना है, एक्टिंग करनी है। और प्रेजेंट मोमेंट में हॉबिन नेवल थीव्स के साथ यही कर रहा होता है, जिस वजह से वो डर भी रहे होते हैं। और हॉबिन और ज्यादा स्टाइल दिखाते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे? पिछली बार तो तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे। लेकिन अंदर ही अंदर हॉबिन सब कुछ कैलकुलेटेड तरीके से कर रहा होता है, जैसे कि उसको ज्यादा नहीं बोलना, अगर ज्यादा बोलेगा तो उसका ऑरा कम हो जाएगा। कुल मिला के उसे अपनी एक्टिंग बहुत ही अच्छे से करनी है, और नेवल थीव्स अभी उससे डर रहे होते हैं इस एक्टिंग की वजह से। लेकिन सैम डैक ने उसको ये भी कहा था, जब तू ऐसा करेगा तो उस वक्त ये ध्यान रखियो कि तू एक्टिंग अंत तक कर पाए, पकड़ा ना जाए। लेकिन हॉबिन जब अभी चौड़े में इन लोगों की तरफ चलता हुआ आ रहा था, तो उसने जो अपने पैरों के नीचे गिट्टियां लगा रखी होती है जूतों के ऊपर, जिससे वो लंबा लग रहा होता है, वो साइड हो जाती हैं, जिससे वो हो जाता है धप्पा। और नेवल थीव सोच रहे होते हैं कि आखिर ये साला कर क्या रहा था, साला हमारा बेवकूफ बना रहा था। लेकिन हॉबिन एक्टिंग करना अब भी नहीं छोड़ता और हल्के से आंसुओं के साथ सीरियसली कहता है, हे, या तुम मेरा वो जूता वापस कर सकते हो। इतने में ही एक बंदा हॉबिन को गालियां देते हुए उसके कंधे में एक मुक्का मार देता है, लेकिन उसको एहसास हो जाता है ये तो साला बिल्कुल छुई मुई जैसा है, इसके एक मुक्का मारने में ये लड़कियों जैसा बिहेव कर रहा है। मेरी ये बात सुन के लड़कियां बुरा मत मान जाना, लेकिन ये सच में जब इसके कंधे में मुक्के पड़ रहे होते हैं तो आउच आउच कर रहा होता है। लेकिन इतने में ही सामने वाला बंदा हॉबिन के एक जबरदस्त सा मुक्का मारने वाला होता है, और हॉबिन को याद आता है जब उसने टेहुन तक से फाइट कर ली तो इन छपरियों से वो कैसे डर सकता है। इसलिए सामने वाले बंदे के पैर पे मारता है एक काफ किक। इसके बाद सामने वाला बंदा जैसे ही हॉबिन के एक मुक्का मारता है तो हॉबिन उसे अपने माथे में ले लेता है, जिससे उसे दर्द नहीं होता, और सामने वाले बंदे के मुंह पे एक मुक्का मारने वाला होता है। लेकिन इतने में ही पीछे से हॉबिन के पड़ती है एक लात, जिससे उसे शांत कर दिया जाता है। अब हॉबिन अपने घुटनों में होता है। वैसे भी सैम डैक ने तो पहले ही कहा था एक नौसिखिया 3-4 बंदों को अकेले नहीं हरा सकता। ये लोग अभी हॉबिन का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि साला बहुत ज्यादा बोल रहा था, हमसे पंगे लेगा। हाँ, लेकिन हॉबिन आज पहली बार ना इनकी सुन रहा होता है, ना ही वो सैम डैक की वीडियो याद कर रहा होता है, बल्कि अपने मन में बस बार बार ये सोच रहा होता है कि उसका अटैक फेल क्यों हो गया, आखिर वो इनको मार क्यों नहीं पाया। आज वो पहली बार खुद फाइट के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे उससे जीत सकता है, और उसको सॉल्यूशन भी मिल चुका होता है। इसलिए वो भागता हुआ जाता है एक पतली सी गली में, ताकि ये लोग पतली सी गली में एक साथ इसके ऊपर हमला ना कर पाए। और पतली सी गली में जैसे ही एक बंदा हॉबिन के मुक्का मारता है, हॉबिन उसे अपने माथे से रोक लेता है और उसके पैर पे मारता है एक काफ किक। और अभी ये जो हॉबिन ने करा है, ये वही चीज है जब इंसान ग्रो करता है और उसको खुद पता नहीं चलता कि वो ग्रो कर रहा है। लेकिन अभी तीनों बंदे उसके सामने खड़े होते हैं और हॉबिन सोच रहा होता है क्या ये चीजें इनके ऊपर काम नहीं आई जो इसने लाते मारी उनके। लेकिन मूनशॉक भी इस लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है और अपने अगल बगल के छपरियों को बताता है कि हॉबिन जो कर रहा है वो चीज काम आ रही है, क्योंकि उसने 1 महीना लगातार काफ किक की प्रैक्टिस करी है, जिसमें उसने 10,000 बार लगभग काफ किक मारी होगी। और जो बंदा इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है और किसी नॉर्मल बंदे के ऊपर काफ किक मार दे तो सामने वाला बंदा ठीक से हिल नहीं पाता। और प्रेजेंट मूवमेंट में जिन दो के हॉबिन ने काफ किक मार दी है, वो दोनों सच में ही हिल नहीं पा रहे होते ठीक से। उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा होता कि आखिर वो हिल क्यों नहीं पा रहे। एक लूजर ने बस उनको लाती तो मारी है, लेकिन मुनशॉन्ग को ये समझ नहीं आ रहा होता जो तीसरा बंदा है वो हिल क्यों नहीं रहा है, उसके तो लात भी नहीं पड़ी। लेकिन इसके बाद मुनशॉन्ग का टीचर जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइटर है, जिसका नाम लोगन ग्रासी है, वो बताता है कि वो तीसरा बंदा इसलिए नहीं हिल रहा है क्योंकि उसने हॉबिन की ताकत देख ली है। वो एक तरीके से हॉबिन से थोड़ा डर रहा है और हॉबिन को अभी अपने अंदर से कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा होता है, इसलिए अपने मन में कहता है, मॉम मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे प्यार नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा है। मुझे डर है
कहीं इस वजह से मैं मर ना जाऊं। लेकिन साथ ही साथ में मैं इस चीज के लिए भी एक्साइटेड हूँ कि अगली कौन सी स्किल का इस्तेमाल करूं। क्या इसी चीज को एड्रेनलिन रश कहते हैं। लेकिन इतने में ही इन 3 छपरियों के साथ जो लड़की होती है उसको ग्योल पकड़ लेती है और इन लोगों को कहती है कि तुम ऐसे कायरो की तरह फाइट क्यों कर रहे हो। अगर तुमने अभी ये करना बंद नहीं करा तो तुम अपने पैरों पे खड़े होने के लायक नहीं रहोगे। एक तरीके से ग्योल ने इस लड़की को बंदी सा बना लिया होता है और इसी चीज का बहाना बना के सामने के 3 लौंडे ये कहते हैं कि तुमने उसको बंदी बना लिया है, इसलिए हम तुम्हें जाने दे रहे हैं, बस तुम उसे छोड़ दो। लेकिन ये बिल्कुल साफ झूठ होता है। असल में वो तीनों डर चुके हैं और इस अजीब तरीके से हॉबिन ये वाली फाइट जीत चुका होता है। ग्योल हॉबिन को कहती है, हे क्या तुम मुझे थैंक्स नहीं बोलोगे? क्या तुम्हें सांप सूंघ गया है? कुछ बोलते क्यों नहीं? लेकिन हॉबिन कुछ इसलिए नहीं बोल रहा होता है क्योंकि आज पहली बार उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा है। उसे मजा आ रहा था, उसे सच में फाइट करके मजा आ रहा था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। और इस पूरे किस्से की जो वीडियो होती है उस पे व्यू आए थे 2.3 मिलियन और नेवल थीव्स के चैनल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। एक तरीके से वो बंद ही हो गया होता है और वायरल हिट के सब्सक्राइबर्स हो चुके होते हैं 2,10,000। और ग्योल अभी सोच रही होती है हाउ टू नॉट एडिट लाइक अ किड, यानी कि बच्चों की तरह एडिटिंग कैसे ना करें। खैर इसी तरीके से ये मैटर सॉल्व हो जाता है और इसके अगले सीन में हम देखते हैं बोमी रात को अपने घर जा रही होती है हॉबिन से चैटिंग करते हुए। हॉबिन बोमी को बताता है मैं तुम्हारे घर के पास ही हूँ, तुम्हें मैं घर छोड़ दूंगा। बोमी हंसते हुए प्यार से मना कर देती है लेकिन इतने में ही सामने वो एक मोटे से टकरा जाती है, यानी कि वही मोटा जो बार बार उसका पीछा करता रहता था, जो बड़ी ही हैवानियत भरी निगाहों से बोमी को बोल रहा होता है क्यूटी। बोमी कहती है आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? लेकिन होंग मांगी बोमी के बिल्कुल पास आके उसके गाल में हाथ लगाने की कोशिश करते हुए कहता है चिंता मत करो, यहाँ पे सिर्फ हम ही दोनों हैं। लेकिन इतने में ही मुनशोंग यहाँ पे आ जाता है और मांगी का हाथ पकड़ के कहता है सच में आजकल भी ऐसे लोग हैं जो लड़कियों का पीछा करते हैं। लेकिन मांगी मुनशोंग की गर्दन पकड़ के कहता है तुझे नहीं लगता तू अभी गलत जगह पर है? लेकिन मुनशोंग इसकी गद्देदार चेस्ट को दबाने लगता है और कहता है यह है वायरल हिट का चैप्टर 1, अपने दुश्मन को एक्साइट करो। मांगी कहता है क्या तू वायरल हिट चैनल को फॉलो कर रहा है? मुनशोंग कहता है तूने कहा मैं वायरल हिट को फॉलो कर रहा हूँ, अगर ऐसी बात है तो आजा, तू मुझे ट्राई करके देख सकता है। मैं तुझे दिखाऊंगा प्रो स्टाइल फाइटिंग कैसे करी जाती है और रेसलिंग के अगेंस्ट कैसे जीता जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है लोगन ग्रासी का ये स्टूडेंट यानी कि मुनशोंग मिडिल वेट, लाइट हैवी वेट और हैवी वेट चैंपियन रह चुका है। यानी कि मुनशोंग काफी ज्यादा ताकतवर और टैलेंटेड बंदा है, लेकिन आज पहली बार ऐसे मॉन्स्टर बंदे से उसकी फाइट हो रही है। मुनशोंग होंग मांगी के हाथ में अभी एक लॉक मार देता है और उसे कहता है हार मान जा। लेकिन ये मोटा इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि मुनशोंग को अपने एक हाथ से ही हवा में उठा देता है और उसी हाथ से मुनशोंग को जमीन में पटक देता है उसका कचुम्बर बनाने के लिए। लेकिन वो वहाँ से गायब हो चुका है क्योंकि मुनशोंग को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं। मुनशोंग साइड में आ चुका होता है और अपनी जैकेट निकालते हुए कहता है तो एक जंगली सुअर की तरह सच में काफी कमाल का है, लगता है अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, अब मुझे फाइट करनी ही होगी। होंग मांगी भागता हुआ मुनशोंग की तरफ आता है उसको मारने के लिए, जिस वजह से बोमी को भी उसके हाथ से एक रैप्टा लग जाता है हल्का सा। इतने में ही मुनशोंग और मोटे को दूर से कुछ आवाज आती है और ये होती है हॉबिन की, जिसने बोमी को जमीन में गिरते हुए देख लिया है। इसलिए भागता हुआ होंग मांगी की तरफ आते हुए कहता है तू साले हरामजादे, तेरी इतनी हिम्मत। लेकिन जैसे ये मांगी के पास आता है मांगी इसकी गर्दन पकड़ के इसको ऐसे उठा देता है जैसे ये कोई टॉफी होगी और हॉबिन को इतनी गंदी तरीके से जमीन में पटकता है कि उसकी चीखें भी नहीं निकल पाती। इसके बाद हमें बताया जाता है होंग मांगी भी कोई मामूली बंदा नहीं है, वो कोरिया में होने वाली ट्रेडिशनल रेसलिंग जिसको सिसिलियम कहते हैं, सिर्फ 18 साल की उम्र में ही उसका चैंपियन बन गया था, काफी पीक में पहुंच गया था। इसे रेसलिंग से काफी ज्यादा प्यार होता है, लेकिन रेसलिंग से भी ज्यादा किसी एक चीज से प्यार होता है और वो होती है लड़कियां। लेकिन ये जब भी लड़कियों के पास उनसे बात करने के लिए जाता है तो लड़कियां इससे डर जाती हैं। लड़कियां बस इसकी शरीर और शकल को देख के ये जज कर लेती हैं कि ये जरूर कुछ गलत काम करने के लिए आ रखा है, इसकी नियत गलत है। और कुछ अच्छे दिखने वाले लौंडे हमेशा इससे लड़कियों को बचाने के लिए आ जाते हैं, हालांकि ये लड़कियों का कुछ गलत चाहता भी नहीं था, बस बात इतनी सी है कि इसको बात करना नहीं आता और ये दिखता भी राक्षस जैसा है। और जिस चीज से इसको सबसे ज्यादा नफरत है वो है आदमी यानी कि लौंडे लोग, क्योंकि वो हमेशा हीरो बनते हैं। खासकर इसको हैंडसम लौंडों से नफरत होती है, या फिर कोई भी बंदा जो किसी लड़की के साथ प्यार में होता है उससे ये बहुत ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि इससे कोई प्यार नहीं करता। और अभी ये जिस लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था वो जिन लॉन्डो को लाई थी ये उनको बहुत मारता है सबको। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हॉबिन को, जो एक अलमारी के अंदर जाके बैठ चुका होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि बोमी के सामने उसका पोपट हो चुका है, उसकी बेइज्जती दोबारा से हो गई। लेकिन स्नैपर हॉबिन को कहता है वो तो अच्छा था कि वहाँ पे मुनशोंग था इसलिए तू बच गया, और बार बार बोमी का नाम लेना बंद कर, अगर तूने उसके सामने मार खा भी ली तो क्या हुआ बे, या तो उस होंग मांगी से वैसे फाइट नहीं कर सकता जैसे तूने पैगो से करी थी। इसके बाद हमें बताया जाता है जब
इंसान किसी बहुत ज्यादा डरावनी चीज का सामना कर लेता है तो उस डरावनी चीज से, छोटी चीज से उसे डर नहीं लगता। उसी तरीके से हॉबिन ने टेहुन का सामना करा था, नेवल थीव्स का सामना करा था और ये दोनों ही डरावने थे। लेकिन पिछली रात को हॉबिन ने जिस मोटे का सामना करा था, ऐसे किसी इंसान से उसका सामना कभी नहीं हुआ था। इसलिए हॉबिन काफी ज्यादा डर चुका होता है। इसलिए वो मान चुका होता है कि वो उस मोटे से नहीं जीत सकता और हार मान चुका होता है। स्नैपर भी इसके सर पे हाथ रख के प्यार से कहता है, हाँ भाई मैं समझ सकता हूँ, वैसे भी उस जंगली जानवर से कौन फाइट कर सकता है, वो एक खतरनाक जंगली जानवर है, ये कह के उसकी पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं बस। वैसे भी हमारे सब्सक्राइबर्स को ये नहीं पता कि उसने तुझे बहुत गंदा मारा है, इसलिए उससे उलझने का फायदा नहीं। लेकिन इतने में ही ग्योल यूट्यूब में एक वीडियो देखती है जहाँ पे होंग मांगी बोल रहा होता है उसने वायरल हिट यानी कि हाउ टू फाइट को हरा दिया है फाइट में। हालांकि ये सिर्फ एक फोटो होती है, लेकिन इसमें कमेंट आ रहे होते हैं कि क्या हॉबिन ने अपने चैनल पे ये वीडियो नहीं डाली, आखिर ये कब हुआ और हॉबिन उस मोटे से कब बदला लेने वाला है। एक तरीके से हॉबिन का उस मोटे से फाइट करना ऑडियंस की डिमांड बन चुकी होती है। लेकिन स्नैपर हॉबिन को समझाता है, भाई चाहे कुछ भी हो, देख मैं समझा दूंगा ऑडियंस को जैसे तैसे, वैसे भी अगर तू उस मोटे से लड़ेगा तो तू मर भी सकता है, इसलिए रहने दे। लेकिन हॉबिन को समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी चेस्ट में उसे भारीपन महसूस क्यों हो रहा है, शायद उसके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं। अब स्नैपर ने भी हॉबिन के ऑडियंस को मना कर दिया होता है कि वो होंग मांगी से फाइट नहीं करने वाला, वो बस एक एक्सीडेंट था। और बोमी भी मैसेज करके उसको बोल रही होती है कि देखो उससे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब हॉबिन के मन में ये कंफ्यूजन हो चुकी होती है कि आखिर वो उस मोटे से फाइट करने से इतना डर क्यों रहा है और उसकी ये जो छाती है वो हैवी सी फील क्यों हो रही है। और अगर उसने उस मोटे से फाइट नहीं करी तो फिर वो लगातार बोमी का पीछा करता रहेगा। हॉबिन को खुद पे गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो बोमी से भी ज्यादा डरपोक है। लेकिन उसने मान लिया होता है कि बोमी ने मना करा है, इसलिए वो फाइट नहीं कर रहा है। लेकिन इतने में ही उसको कॉल आता है उसकी पूरी दुनिया में एक अकेले लौंडे दोस्त का, यानी कि स्नैपर का, जो कि स्कूटर चलाते हुए कॉल पे बात करते हुए हॉबिन से बोल रहा होता है, देखा मैंने ऑडियंस को कैसे मनाया, ऑडियंस मेरी बात मान चुकी है, तुझे होंग मांगी से फाइट करने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसे स्कूटर चलाते हुए फोन पे बात करना गैर कानूनी है। इसलिए पीछे से हमारी प्यारी जिनशॉल इसको चिल्ला के कहती है, ऐसे ड्राइव करते हुए फोन में बात नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे 500 पॉइंट माइनस करती हूँ। और सिर्फ कुछ खास लोग ही समझ पाए होंगे ये जिनशॉल कौन है। खैर स्नैपर तो हॉबिन को मना कर रहा होता है फाइट करने के लिए, लेकिन इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं हॉबिन साइकिल भगाता हुआ वहाँ पे पहुंच चुका होता है जहाँ पे वो मोटा काम करता है। स्नैपर के लिए हैरानी वाली बात होती है, लेकिन हॉबिन उसको कहता है तू जल्दी से वहाँ पे आजा जहाँ पे वो मोटा काम करता है क्योंकि तुझे वीडियो बनानी है। और हॉबिन साइकिल भगाते हुए अपनी माँ से मन में बोल रहा होता है, मॉम शायद मुझे समझ आ चुका है कि मेरे साथ क्या चल रहा है, मुझे लगता है ये सब कुछ एड्रेनलिन रश की वजह से हो रहा है, मेरे अंदर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है। ये सच में काफी ज्यादा फनी बात है ना कि मुझे फाइट करने का मन कर रहा है। लगता है अंत में मुझे पता चल ही गया है कि मैं यही हूँ, मुझे फाइट करना अच्छा लगता है। खैर हॉबिन होंग मांगी के पास पहुंच चुका है और आपने देखा होगा उसने सर पे एक कैमरा भी पहना हुआ है जिससे शायद अभी वो लाइव स्ट्रीम कर रहा है। और होंग मांगी को चिढ़ाते हुए उसको सुअर बोल रहा होता है। और जो लोग ये वीडियो देख रहे होते हैं उन्हें पूरी उम्मीद होती है कि हॉबिन का कुत्ता बनने वाला है। हॉबिन को भी ये पता होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो सकता है, लेकिन इस बार ही उसने ठान लिया होता है वो फाइट करेगा और हराएगा, क्योंकि फाइट करने में अब उसे मजा आने लगा है। हॉबिन भी मुनशोंग की सबसे पहले इसकी गद्देदार चेस्ट के साथ खेलता है। होंग मांगी सोच रहा होता है कि आखिर सब मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन सैम डैक ने हॉबिन को चैप्टर 4 में यही सिखाया होता है कि एक नॉन प्रोफेशनल एक रेसलर से कैसे फाइट कर सकता है। स्नैपर भी यहाँ पे पहुंच चुका होता है जो हॉबिन के लिए काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है। और अपना टेहुन भी इस लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है जो कहता है, यो हॉबिन जो ये कर रहा है वो नामुमकिन है। खैर जो भी हो, लेकिन इसकी आंखें अब भी उसी टाइम की तरह है जैसे पहले। दूसरी तरफ हॉबिन अब भी मांगी की चेस्ट के साथ खेल रहा होता है और कहता है, भाई यार तू कितना ज्यादा बड़ा है। स्नैपर सोच रहा होता है क्या ये पागल हो गया है, क्या इसको मरना है, आखिर ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। लेकिन इतने में ही उसके दिमाग में आइडिया आता है, शायद हॉबिन के पास कोई प्लान होगा, शायद उसने कोई नई टेक्निक सीख ली होगी। इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब हॉबिन सैम डैक की वीडियो देख रहा था। सैम डैक हॉबिन को बताता है कि एक बिगनर एक रेसलर या फिर ग्रैपलर को कभी नहीं हरा सकता। ये बात हॉबिन के लिए काफी बुरी तो होती है, लेकिन उसको काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा होता है। दोबारा से उसकी चेस्ट उसे हैवी सी लग रही होती है। दरअसल ये फीलिंग एड्रेनलिन की वजह से आ रही होती है हॉबिन के अंदर। उसे पता है वो होंग मांगी को नहीं हरा सकता, लेकिन फिर भी उसको मजा सा आ रहा होता है। वो चाहता है फाइट करना और सीधा मार देता है होंग मांगी के पैर पे एक काफ किक, जिससे उसे कोई असर नहीं होता। इसके बाद हॉबिन और भी काफी सारी काफ किक्स उसके मारता है और वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं होता। ये बात तो पक्की होती है कि हॉबिन और इसकी ताकत के बीच में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि मांगी हॉबिन की काफ किक से
अपनी जगह से हिला भी नहीं होता और अब फाइट करने के लिए तैयार होता है। और सैम डैग ने ऐसी सिचुएशन के लिए हॉबिन को बोला होता है, कभी तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो सीधा वहाँ से भाग लेना। इसलिए हॉबिन भागना स्टार्ट कर देता है, वो भी उल्टे पैर, और पीछे की तरफ भागते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि माना मुझे फाइट करने में मजा आता है, लेकिन अपने बराबरी वालों के साथ करने में मजा आएगा, ये तो सारा मॉन्स्टर है। लेकिन यहाँ पे तो हॉबिन के लिए जान बचा के भागना मुश्किल हो रहा है। होंग मांगी तालियां बजाते हुए सोच रहा होता है, अरे वाह कितना मस्त उल्टे पैर भाग रहा है। और स्नैपर को हॉबिन के ऊपर पूरा यकीन होता है कि उसके दिमाग में जरूर कोई प्लान है, जैसा कि हर बार होता है। इसलिए वो मांगी को चिल्ला के बोल रहा होता है, तू सिसिलियन प्लेयर होगा अपने घर पे, लेकिन यहाँ पे जो हॉबिन तुझे मारेगा ना, तुझे याद रहेगा, क्योंकि उसने जो तेरे काफ किक मारी थी, भले ही तूने ऐसा दिखाया तुझे दर्द नहीं हुआ, लेकिन तुझे दर्द तो हुआ होगा। स्नैपर और हॉबिन समझ रहे होते हैं कि हॉबिन अब भागने लगा है, इसलिए मोटा उसे पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि मोटा बहुत भारी है। लेकिन इनकी कमेंट में एक बंदा बताता है, अबे गधों ऐसा कुछ नहीं है, ये जो सिसिलियन वाले होते हैं ये भागते बहुत तेज हैं। और होता भी यही है, मांगी बहुत ही स्पीड में हॉबिन के पास पहुंच चुका होता है उसको मारने के लिए। लेकिन इसी मूवमेंट के लिए सैम डैग ने हॉबिन को बताया था, जब कोई तुम्हारी तरफ भागता हुआ आ रहा होता है तो उसका डिफेंस लगभग 0 हो चुका होता है। इसलिए होंग मांगी जैसे इसकी तरफ भागता हुआ इसको मारने के लिए आ रहा होता है, हॉबिन बस अपना मुक्का आगे कर देता है जो सीधा इसके मुंह पे जाके लगता है। और सच में ऐसी सिचुएशन में किसी के लिए भी कोई मुक्के से बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ये मुक्का खाने के बावजूद भी मांगी इसके दोनों हाथ अपने एक ही हाथ से पकड़ के इसको उठा देता है और कहता है, तू तो बहुत ज्यादा हल्का है, तू सच में एक कॉटन कैंडी की तरह है। हॉबिन को याद आता है सैम डैग ने कहा था, बिना किसी स्किल के तो किसी ग्रैपलर को नहीं हरा सकता। और हाँ, जो रेसलर लोग होते हैं वही मोस्टली ग्रैपल करते हैं। इसलिए हॉबिन अपने हाथ को छुड़वाता है और जल्दी से एक स्किल का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसको स्किल ही तो चाहिए इसको हराने के लिए। और हॉबिन कोशिश करता है इसके ऊपर बेसबॉल चोक मारने की, यानी कि वही अटैक जिससे उसने टेहुन को हराया था। लेकिन होंग मांगी की गर्दन इतनी ज्यादा मोटी होती है कि उसके कॉलर उसके हाथ में ठीक से आते ही नहीं। इसलिए हॉबिन को क्लियर हो चुका होता है, हॉबिन के ना पंच काम आ रहे हैं, ना काफ किक काम आ रही है, ना ये चोक काम आ रहा है। और ऊपर से अब मांगी को गुस्सा आ चुका होता है। लेकिन साथ ही में हॉबिन ये भी सोच रहा होता है, क्या इस मोटे की कोई ऐसी कमजोरी नहीं हो सकती जो सैम डैग को ना पता हो, यानी कि उस मुर्गे को ना पता हो। लेकिन इतने में ही मांगी हॉबिन को उठाता है और घुमाते हुए जमीन में पटक देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। भाई की आंखें सफेद पड़ चुकी होती है, वो अनकॉन्शियस हो चुका होता है और स्नैपर रोते हुए बोल रहा होता है, भाई मैंने तो पहले ही कहा था मत फाइट कर उससे। लेकिन ऑडियंस स्नैपर को बोल रही होती है, भाई जरा आगे देख। दरअसल हॉबिन वापस अपनी जगह पे उठ चुका होता है और मांगी के हाथ में एक स्पाइन का टूल होता है जो हॉबिन ने अपनी स्पाइन में पहना था। साथ ही में हॉबिन ने कुछ और गियर्स भी पहने थे, जिस वजह से उसको डैमेज कम पहुंचा होता है, इसलिए ही वो वापस से खड़ा उठ पाया है। लेकिन अगर उसने ये गियर्स ना पहने होते और नॉर्मली उसके ऊपर ये अटैक पड़ता तो हॉबिन बिल्कुल नहीं उठ सकता था। लेकिन उठ के भी उसका क्या ही फायदा, ऑडियंस को पता है वो मरने वाला है, क्योंकि मांगी दोबारा से भागता हुआ उसकी तरफ आता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन हॉबिन को याद आ रहा होता है, जो स्ट्राइकर्स होते हैं वो ग्रैपलर से कमजोर नहीं होते, लेकिन लोग यही मानते हैं। और आपको बता दूं, टेहुन एक स्ट्राइकर था जो कि अभी यही वीडियो देख रहा होता है और कहता है, उस बात को अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, लेकिन तेरी आंखें अब भी वैसी ही हैं। दरअसल टेहुन बात कर रहा होता है उस 1 हफ्ते पहले की, जब हॉबिन उसके पास आया था और उसने कहा था टेहुन को, मुझे ट्रेनिंग चाहिए तुमसे। और इसी वजह से कुछ देर पहले हॉबिन उल्टे पैर भाग रहा था, क्योंकि वो उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। और हॉबिन ने भले ही टेहुन से कुछ भी सीखा हो, लेकिन उसको इतना पता होता है जो उसने सीखा है, अगर वो ठीक तरीके से किसी के मार दे तो उसकी चीखें निकल जाएंगी। और हॉबिन ने घुमा के एक लात होंग मांगी के मार भी दी होती है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये जानने से पहले हम दोबारा से वही सीन देखते हैं जब हॉबिन टेहुन के पास आया था। और वो यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि उसे टेहुन से स्पिनिंग बैक किक सीखनी है। लेकिन टेहुन उसको बोलता है, तू ऐसे बाहर क्यों खड़ा है, बाहर खड़ा होके तू बहुत बड़ा गधा लग रहा है। और एक स्पिनिंग बैक किक सीधा मार देता है हॉबिन के पेट में, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है, आंतें पलट जाती हैं। और ये मारते हुए टेहुन कहता है, ऐसे बाहर क्यों खड़ा है बे, क्या तेरा अगला टॉपिक ये होने वाला है कि तेरी फ्यूनरल होने वाली है। हॉबिन ने अपने पेट के आगे एक बैग भी पहना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे काफी ज्यादा दर्द हुआ है अभी, और बड़ी मुश्किल से इस लात को झेलने के बाद कहता है, मुझे ये स्पिनिंग बैक किक सीखनी है। टेहुन उससे कहता है, तुझे सीखनी क्यों है बे। हॉबिन जवाब देता है, मुझे ये इसलिए सीखनी है क्योंकि मुझे लगता है ताइक्वांडो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मैंने काफी बार मार खाई है, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा दर्द मुझे ताइक्वांडो से ही हुआ। ये सुन के टेहुन को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब उसके लेजेंडरी फादर हांचो शियोंग डोजो में कुछ बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तो टेहुन यहाँ पे आके उनके ऊपर चिल्ला देता है, ये कह के यहाँ पे तो ताइक्वांडो सीखी जाती है, आखिर ये बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लेकिन हांचो शियोंग उसको कहते हैं, टेहुन तुम भी ये बात अच्छी तरीके से जानते हो, आजकल ताइक्वांडो कोई नहीं सीखना चाहता, आजकल हम ही हैं जो ताइक्वांडो सिखा रहे हैं और कोई भी नहीं है। और वैसे भी पैसे कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, इसलिए कुछ तो काम करना ही है ना। टेहुन कहता है, आपने कहा था
टाइकोंडो का भविष्य तब होगा जब मैं अपना पहला कंपटीशन जीतूंगा जो मैं जीत चुका हूँ। लेकिन अब आप ये मेरे सामने क्या बहाना बना रहे हो? क्या आप ये कहना चाहते हो टाइकोंडो में असली ताकत नहीं है, इसलिए उसका कोई भविष्य नहीं है? लेकिन बस आप देखते रहो, मैं UFC में जाऊंगा और अपने टाइकोंडो से वहां पे सबकी मार के रख दूंगा, क्योंकि टाइकोंडो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। आप समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये कहते हुए टेहुन की आंखों में आंसू थे और जिस UFC कंपटीशन की वो बात कर रहा था, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, वो मुनशोंग से हार गया था वहाँ पे। और हॉबिन ने आज उसको वही बात बोली थी जो उसने रोते हुए अपने फादर को बोली थी कि टाइकोंडो ताकतवर है, टाइकोंडो स्ट्रांग है। इसलिए उसने हॉबिन को प्रेजेंट मूवमेंट में टाइकोंडो की ड्रेस पहना के गुड़िया की तरह तैयार कर दिया होता है और उसके उल्टे पैर भागने की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी होती है। लेकिन वो टेहुन से पूछता है, मास्टर मुझे तो स्पिनिंग बैक किक सीखनी थी, तो मैं उल्टे पैर क्यों भाग रहा हूँ? टेहुन जवाब देता है, तो उल्टे पैर इसलिए भाग रहा है क्योंकि अभी तुझे कुछ भी नहीं आता और इसी तरीके से तू अपने दुश्मन में अटैक कर सकता है। और होता भी यही है, प्रेजेंट मूवमेंट में उल्टा भागना उसके लिए काम आता है क्योंकि वो होंग मांगी के लात मार पाता है इस वजह से। और ये स्पिनिंग बैक किक से उसने मांगी के अंडे फोड़ दिए होते हैं, जिस वजह से मोटे की हालत खराब हो चुकी होती है। स्नैपर को लग रहा होता है वो जीत चुका है, लेकिन मांगी हारा नहीं होता। वो हॉबिन को पकड़ता है और बहुत ही खतरनाक तरीके से जमीन में पटकता है, लेकिन जमीन के सिर्फ 1 इंच पहले लाके वो रोक देता है हॉबिन को, यानी कि ठीक तरीके से नहीं पटकता, हॉबिन को चोट नहीं आती। और ऐसा नहीं है कि उसने जानबूझ के हॉबिन को नहीं पटका है, दरअसल बात यह है कि हॉबिन के हाथ में उसके बाल आ गए थे। हॉबिन तो बस खुद को गिरने से रोकना चाह रहा था, लेकिन मांगी के बाल भी नकली थे जो कि अब उसके सर से हट चुके होते हैं और उसका टकला सबके सामने होता है। और इस एक पल पे सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट आना भी स्टॉप हो गए थे क्योंकि सब हैरान थे इसका टकला देख के, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये टकला है। और इसी वजह से मांगी और हॉबिन की फाइट भी बंद हो चुकी होती है और अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों साथ में बैठे हैं। हॉबिन एक कोका कोला खोलता है और मांगी को ऑफर करता है, लेकिन मांगी मना करता है, मुझे नहीं चाहिए। दरअसल हॉबिन यहाँ पे मांगी को अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मांगी बेचारा काफी ज्यादा उदास हो गया है क्योंकि उसका टकला सबको नजर आ गया है। लेकिन अंदर ही अंदर हरामी हॉबिन को पता होता है कि वो इसको अच्छा कैसे ही फील करवा सकता है, क्योंकि इसका टकला देखते हुए उसने खुद अपनी हंसी बहुत ही मुश्किल से रोकी थी। लेकिन फिर भी हॉबिन को कुछ तो बोलना ही है, इसलिए मांगी से पूछता है, तुम्हारे ये बाल झड़ना कब स्टार्ट हुए थे? मांगी कहता है, जब मैं 16 साल का था ये तब शुरू हुआ। हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, हो सकता है आज से 10 साल बाद इसकी कोई दवाई आ जाए जिससे तुम्हारे बाल वापस आ जाए। इसका मतलब मुझे तब तक ऐसे गंजा रहना पड़ेगा? हाँ भाई, क्या कर सकते हैं, गंजा तो रहना ही पड़ेगा। और हॉबिन हरामजादा अब भी अपने मन में अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा होता है, उसको लग रहा होता है ये कोई हंसी कंट्रोल करने का चैलेंज है। लेकिन बाहर से तो हॉबिन उससे माफी ही मांग रहा होता है। इतने में ही मांगी रोता हुआ हॉबिन को कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या कभी कोई मुझसे शादी भी करेगी लड़की? हॉबिन अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है, हाँ भाई जरूर तेरी शादी होगी। लेकिन मनी मन अपने मन में कहता है, अबे भाई मुझे ऐसे मत देख, मुझे हंसी आ जाएगी, मैं तो तेरी आंखों में भी देख के बात नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मांगी रोते हुए बोल रहा होता है, मैं चाहता था मेरे सारे बाल झड़ने से पहले मेरी शादी हो जाए, इसलिए मैंने सिसिलियम सीखा था, क्योंकि जो मशहूर लोग होते हैं लड़कियां उन्हें पसंद करती है, और ये जो मैं दवाई खाता रहता हूँ ये बाल झड़ने से बचने की दवाई है। इसका मतलब वो जो बोमी वाला इंसिडेंट हुआ था वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी? हाँ, बोमी मुझे गलत समझ रही थी, लेकिन मैं तो बस किसी कुत्ते की तरह पीछा कर रहा था, और मैंने वहाँ पे फाइट इसलिए करी थी क्योंकि मैं बोमी को बचाने की कोशिश कर रहा था तुमसे। और इस बेचारे मोटे ने ऐसा इसलिए भी करा होता है क्योंकि इसने कहीं पे पढ़ा था जो लड़कियां होती है उन्हें स्ट्रॉन्ग लड़के पसंद हैं, और जिसे एक टीचर से मोटे ने यह सीखा था उसकी स्पेशल क्लासेस की फीस इसने अपनी चैंपियनशिप के पैसे से दी थी, और बल्कि भाई ने सारे के सारे पैसे दे दिए थे ये सीखने के लिए कि किसी लड़की को इम्प्रेस कैसे करे। लेकिन इसको टीचर भी कोई फ्रॉड ही मिला था, और ये यूट्यूब में भी अपने सब्सक्राइबर्स बस इसलिए ही बढ़ाना चाह रहा था कि बस थोड़ा सा फेमस हो जाए और लड़कियां इसको अच्छा मानने लगे। लेकिन अब लाइव स्ट्रीम में ये रिवील हो चुका है कि इसके बाल नकली हैं, इसलिए अब ये और ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो कोई किसी टकले को पसंद नहीं करता। इसलिए भाई उदास होकर अपनी विग पहन के चुपचाप से यहाँ से जा रहा होता है, और हॉबिन ने जो इसकी दर्द पीड़ा देखी होती है उससे हॉबिन के भी आंसू आ जाते हैं। और यार कमेंट सेक्शन में मुझे आप सब, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, इस बात का जवाब दो। दुनिया में सब कहते हैं इंसान का नेचर अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान को जज उसके फेस से ही करा जाता है, उसकी बॉडी से ही करा जाता है। तो क्या ये चीज हमारे समाज की हिपोक्रेसी है या फिर कुछ और? खैर जब मांगी बेचारा यहाँ से जा रहा होता है तो हॉबिन उसको कहता है, भाई रुक जा जरा, देख सारे सब्सक्राइबर्स तेरा नाम ले रहे हैं। कमेंट्स में सब्सक्राइबर्स बोल रहे होते हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं होता, इतना डिमोटिवेट मत हो, कोई बात नहीं। एक तो बोल रहा होता है, भाई तू तो गर्लफ्रेंड खरीद भी लेगा, बस पैसे कमा, अमीर बन जा। हॉबिन भी मांगी को चिल्ला के कहता है, भाई दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हेयर फॉल से जूझ रहे हैं, तुझे ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। और ये सारे कमेंट्स और हॉबिन की बात सुन के बेचारे मांगी के आंसू आ जाते हैं और उसकी
हिम्मत वापस आ जाती है। और दूसरे सीन में ग्योल जो ये वीडियो एडिट कर रही होती है उसके भी आंसू आ जाते हैं। ग्योल उसके हेयर लॉस के लिए सिंपैथी तो दिखाई रही होती है, लेकिन थंबनेल में सीधा उसका टकला लगाती है क्लियर। मतलब भाई यार, दुनिया की कुछ ज्यादा ही रियलिटी दिखा दी इसमें। खैर, हॉबिन लोगों का सब कुछ काफी मस्त चल रहा होता है, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे होते हैं, व्यूज बढ़ रहे होते हैं, लेकिन स्नैपर अचानक से ही हैरान हो जाता है मोबाइल की तरफ देखते हुए। और दूसरी तरफ हॉबिन जो काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है, सोच रहा होता है अब अपनी माँ का आराम से इलाज करवा पाएगा, उसके पास पैसे होंगे, अपनी जरूरतें पूरी कर पाएगा। वो अपनी मदर के पास जाके कहता है, मदर अब सब कुछ सही हो जाएगा, हमारे पास पैसे आ जाएंगे, मैं सब कुछ काफी अच्छे से कर रहा हूँ, मेरा काम काफी अच्छा चल रहा है। हालांकि वो अपनी मदर को काम तो नहीं बताता वो क्या कर रहा है, लेकिन मतलब अच्छी खबर है कि वो काफी अच्छा काम कर रहा है और पैसा मिल रहा है उसको। और अच्छी खबर एक ये भी होती है कि उसकी मदर की सर्जरी की डेट आ चुकी है और सर्जरी के बाद उसकी मदर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी और घर वापस जा पाएगी हॉबिन के साथ। लेकिन नर्स हॉबिन को बताती है इस चीज में पूरे 20 मिलियन वॉन लग जाएंगे, लेकिन हॉबिन को इस बात की चिंता नहीं होती। वो तो खुश होता है क्योंकि वो 20 मिलियन का इंतजाम कर सकता है और उसकी मदर अब ठीक हो जाएगी। और जब स्नैपर और ग्योल यहाँ पे आते हैं तो वो स्नैपर के भी गले लगता है, उसको बताता है कि भाई अब मेरी मदर ठीक हो जाएगी, सब कुछ मस्त हो जाएगा, हम और पैसा छापेंगे। लेकिन स्नैपर और ग्योल के चेहरे उसको कुछ अजीब से लग रहे होते हैं और स्नैपर अपने दोनों हाथ हॉबिन के कंधे में रखता है और कहता है, हॉबिन मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है कोई हमें टारगेट बना रहा है, क्योंकि एक झटके में ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मेरी बात अब ध्यान से सुन और हैरान मत होइयो। हमारी हर वीडियो में येलो डॉलर आ चुका है और इसका मतलब ये है कि अब हम अपनी वीडियो से पैसा नहीं कमा पाएंगे। और सच में एक क्रिएटर के सबसे बड़े डरों में से एक ये सबसे बड़ा डर भी होता है। और ये सुन के हॉबिन के फेस में भी वही रिएक्शन होता है जो किसी भी क्रिएटर के फेस में होगा ये सुन के। खैर, हॉबिन के एक्सप्रेशन बदलते ही ये चैप्टर, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वायरल हिट के अब तक जितने भी एनीमे एपिसोड आए हैं मैंने वो सारे के सारे इस पूरी वीडियो में कवर कर दिए हैं, बस मैंने मानवा पैनल का इस्तेमाल करा है, ना कि वीडियोस का। और एनीमे के सारे एपिसोड अगर निपट ही चुके हैं तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आगे ये वीडियोस ये ऐसे ही एक्सप्लेन होती रहे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। खैर गाइस, अब मैं चलता हूँ, अब आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।